तो गाइस, आज से 10 साल पहले पृथ्वी पर कुछ अजीब से डायमेंशंस खुलने लगे जिन्हें हम डंजन्स या फिर गेट्स बोलते हैं। और इस गेट के दूसरी तरफ से बहुत सारे मैजिकल डीमंस पृथ्वी पर कदम रखने लगे। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि मॉडर्न वेपन्स का इन पर कोई भी असर नहीं होता था और इन्हें हराने के लिए कुछ इंसानों के पास मैजिकल पावर्स आने लगी जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। और शरीर में मैजिकल पावर के हिसाब से इन हंटर्स को अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं, जिसमें एस रैंक के हंटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ई रैंक हंटर्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इसके बाद हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक नेवी सेलर अपने कैप्टन से कहता है, सर, हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। नहीं, इन सबका कोई भी फायदा नहीं है। हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। डीमन हंटर्स पर विश्वास रखने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और उसी आइलैंड के ऊपर कुछ लोअर रैंक के हंटर्स बहुत बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं, पर इनके अटैक्स का इन चींटियों पर कोई भी असर नहीं होता है और ये हंटर्स बहुत बुरी तरह से हारने लगते हैं। लेकिन तभी एस रैंक के हंटर्स इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर्स होती है, जिसकी मदद से ये लोग इन लाल चींटियों को आसानी से हरा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल व्हाइट कलर की चींटी आ जाती है जो कि रेड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ह्यूनग्यू हंटर्स को हील करने में हेल्प करता है और यॉनवो और हुनसियोक उस व्हाइट चींटी से लड़ने लगते हैं। यॉनहो अपने हल्क जैसी पावर का यूज करके उस चींटी के दांत तोड़ देता है और उसी से उसे मार डालता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसी के जैसी और भी बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और आइलैंड की दूसरी तरफ चोई नाम का एक एस रैंक हंटर बाकियों के साथ मिलकर उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया गेट खुल जाता है और अंदर रेड मारने के लिए बहुत सारे लो रैंक के हंटर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। किम और पार्क भी उन्हीं हंटर्स में से एक है और तभी हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर सुन जिन की एंट्री हो जाती है। सभी लोग इसका स्वागत करने लगते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? पेट भर के खाना तो खाया ना तूने? पार्क पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या? सब लोग इसका इस तरह से स्वागत क्यों कर रहे हैं? अरे तूने गलत समझ लिया दोस्त। ये पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर है। ये सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स के साथ लड़के भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए वरना वो सुन लेगा। पर सुन जिन ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और ये भी मानता है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। और तभी इसकी मुलाकात जूही से होती है जो कि आते ही इसे डांटने लगती है। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? हाँ, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है। दरअसल पिछले मिशन में मुझे एक ई रैंक का गेट मिला था और मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए मुझे ये चोट लग गई। सब लोग कितने मतलबी है ना, किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की। अरे जाने दो यार, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम सुनजिन को कहता है कि हमारे पीछे रहना और इस बार घायल मत हो जाना। और दूसरी तरफ ओरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस पहुंच जाता है और अपने सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताता है। डीमंस को मारने के बाद हंटर्स को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये रिसोर्सेज या तो मैजिकल वेपन्स हो सकते हैं या क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं जिन्हें बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। पर गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक नए तरह का फ्यूल बनाना चाहती है। एक ऐसा फ्यूल जो कि न्यूक्लियर से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और जिसका इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट में ज्यादा पोल्यूशन भी ना फैले। और यहाँ पर डंजन में डीमंस और हंटर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सुनजिन फाइनली एक गॉब्लिन को मारकर एक क्रिस्टल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक और गॉब्लिन इस पर हमला करने लगता है। जैसे ही सुनजिन इस पर काउंटर अटैक करता है, अचानक से इसका ब्लेड टूट जाता है और गॉब्लिन इसके पेट के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से सुनजिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जो ही जल्दी से इसके पास जाके इसे हील करने लगती है और कुछ समय बाद हंटर्स फाइनली डीमंस के बॉस को भी हरा देते हैं और अपने सुनजिन को इस मिशन में भी बहुत ज्यादा चोटें आती हैं, जिसे देखकर जूही को इसकी फिक्र होने लगती है और इसे बहुत ज्यादा डांटती है। और एक ई रैंक डंजन होने की वजह से हंटर्स को ज्यादा लूट नहीं मिल पाती है और सुनजिन के पास जो क्रिस्टल था वो भी इतना ज्यादा कीमती नहीं था। सभी लोग आज के मिशन से बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन तभी एक हंटर को एक दूसरा डंजन नजर आता है। इन्होंने आज तक एक ही गेट में 2 डंजन्स कभी नहीं देखे थे और नॉर्मली जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हंटर्स एसोसिएशन के ओनर का वेट करते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए। लेकिन किम और पार्क जिद करने लगते हैं, अगर हमने एसोसिएशन को इसके बारे में बता दिया तो सारा खजाना एस रैंक हंटर्स को मिल जाएगा। हमें खुद जाकर उस सारे के सारे खजाने को लूट लेना चाहिए। पर ऐसा करना रिस्की था, इसलिए सारे हंटर्स आपस में वोट करते हैं कि कौन इस डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं जाना चाहता। और 6-6 के वोट से स्कोर टाई हो जाता है और अब सिर्फ संजिन को वोट करना था। संजिन अपने मन में सोचता है, मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी कितना खतरनाक है, पर पापा के गायब होने के बाद मैं मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मम्मी के इलाज के लिए और बहन को स्कूल भेजने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उस डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एग्जामिनर्स हंटर्स को एक ब्लैक बॉल को छूने के लिए कहते हैं और ऐसा करते ही इन्हें पता चल जाता है कि एक इंसान में कितनी ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं, जिसके हिसाब से इन्हें अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं और हंटर्स बनने के लिए इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी करना होता है। गाइल्ड मास्टर चोइफ उन सभी एग्जामिनर्स से कहता है, इंसान की एज या जेंडर मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। और यहाँ पर शहर में 2 चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इनके ऊपर से कूदकर उस पर्स को छीन लेती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चाहिन है और ये लड़की एक एस रैंक की हंटर है। और यहाँ पर डंजन में ये सभी हंटर्स लगातार 40 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी नजर में नहीं आया। मुझे माफ कर देना, मेरे वोट की वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई। जूही, क्या तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी जब तुम बचपन में छोटे थे? हाँ, तुम पागल हो चुके हो। अगर उस डीमन ने तुम पर थोड़ा सा और ऊपर हमला किया होता ना तो तुम मर जाते। क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते? हाँ मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। तुम्हें मुझे स्प्रिंग रोल और मोमोज खिलाने होंगे।
समझ गई ना? और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर में देखते हैं, जहाँ एसोसिएशन का चेयरमैन, जिसका नाम है गोगुन, ही सभी हंटर्स से कहता है, आप सभी लोगों का हंटर एसोसिएशन में स्वागत है। 10 साल पहले हमारी दुनिया में डंजन्स खुलने शुरू हुए थे, पर आज भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हंटर्स बनना यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालना। एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक हंटर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर डंजन्स में इन हंटर्स को फाइनली एक दरवाजा नजर आ जाता है। ये लोग लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। और अंदर इन्हें बहुत सारे गार्ड्स और एंजल्स के स्टैचूज नजर आते हैं, लेकिन सुनजिन के सामने जो स्टैचू है वो बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग सभी बहुत खुश होते हैं कि इन्हें इस कमरे में एक भी डीमन नहीं मिला है, लेकिन तभी जमीन पर इन्हें कुछ मैजिकल सर्कल्स नजर आते हैं और एक स्टैचू के ऊपर एक अजीब सी एंशिएंट स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। अरे क्या लिखा है इस पे? ये है कार्टेनॉन टेम्पल के कुछ कमांडमेंट्स। पहला है भगवान की इज्जत करो, हाँ। दूसरा है भगवान के दिल से पूजा करो, और तीसरा है भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो, हाँ। अगर ऐसा करने में तुम नाकामयाब हुए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर जूही घबरा जाती है। जिन वो मैंने इस बड़े से स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा, वो स्टैचू हम पर नजर रख रहा है। और तभी अचानक से ये बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं तो जा रहा यहाँ से। तुम्हें जो लूटना है तुम लूट सकते हो, जान ज्यादा प्यारी है। लेकिन जैसे ही ये हंटर दरवाजे को छूता है, सामने खड़ा हुआ स्टैचू अचानक से हिलने लगता है और अपने वेपन से इस बंदे का सर उखाड़ देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और जिनवू और जूही ये देखकर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। ये हंटर शायद डी रैंक था ना, उसका चाहे कुछ भी रैंक हो, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था और उस स्टैचू ने इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये क्या हो रहा है? हमें तो डी रैंक का डेंजर मिला था ना, यहाँ इतनी ताकतवर चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो स्टैचू हिल रहा है तो इसका मतलब। जैसे ही जिनवू उस बड़े से स्टैचू को देखता है तो इस स्टैचू की आंखें अचानक से हिलने लगती हैं। सुनजिन अभी तक बहुत बार मरते मरते बचा था। ई रैंक की गॉब्लिन से मार खाकर बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अपने ग्रुप से अलग होकर एक अनजान जगह पर फंस गया और एक बार तो भूख और प्यास की वजह से मरते मरते बचा था, चाहे डंजन्स कितने भी लो रैंक के क्यों ना हो। जिनवू हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहता था। बहुत सारे हंटर्स जो उन क्रिस्टल्स को बेचकर पैसे कमाते थे, उनका यूज करके नए नए वेपन्स खरीद लिया करते थे ताकि और भी ज्यादा पावरफुल डीमंस को मार सके और ज्यादा क्रिस्टल्स इकट्ठा कर सके। लेकिन सुनजिन बहुत ज्यादा गरीब था और एक पुराने से ब्लेड को ही अफोर्ड कर सकता था, और अगर वो भी टूट गया तो इसे खाली हाथ ही लड़ना होगा। और जिनवू के इसी डर ने इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और तभी जिनवू सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी इस बड़े से स्टैचू की आंखों में से बहुत खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो कि किसी को भी राख में बदल सकती है। ये बड़ा सा स्टैचू चारों तरफ तबाही मचा देता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, वरना वो स्टैचू हम पर दोबारा से हमला कर देगा। ये सुनकर सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं। जूही ये देखकर बुरी तरह से डर गई थी और नीचे लेटकर अपना सर पकड़ लेती है। सॉन्ग जिनवू से कहता है कि अगर ये अभी इसे झुकने को नहीं कहते तो अभी तक ये सभी लोग मर चुके होते। और स्टैचू के इस हमले में जिनवू का लेफ्ट हाथ कट जाता है, जिसे देखकर जिनवू थोड़ा सा घबरा जाता है और खून रोकने के लिए हाथों में पट्टी बांध लेता है। और जूही एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद इसका हाथ ठीक नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ही जल्दी डर जाती है और ऐसी सिचुएशंस को झेल नहीं पाती है। इसी वजह से जूही को डी या फिर ई रैंक डंजन्स में ही मिशंस दिए जाते हैं। सॉन्ग स्टैचू को देखकर कहता है, मैं बहुत सारे डी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ, पर मैंने आज तक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज कभी नहीं देखी। मेरे हिसाब से ए या फिर एस रैंक का डंजन है और ऊपर से उस स्टैचू के ऊपर कुछ कमांडमेंट्स भी लिखे हुए थे। पहला, भगवान की इज्जत करो। दूसरा, भगवान की दिल से पूजा करो। और तीसरा, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। अगर ऐसा करने में नाकामयाब होते हो तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। एक सेकंड, इसका मतलब है कि उस स्क्रिप्ट में जिस भगवान के बारे में लिखा गया है वो शायद ये बड़ा सा स्टैचू ही है। और यहाँ पर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जिनवू की बहन पढ़ती है और इसकी दोस्त इसे कहती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? दरअसल मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है और हर बार चोट खाकर आता है और उसकी पूरी बॉडी पर हमेशा पट्टियां ही बंधी होती हैं। हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मैं उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती। इसके बाद हम वापस से डंजन में आते हैं जहाँ पर एक हंटर गुस्से में आकर कहता है, बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे कल ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैं इस जगह पर फंस कर नहीं रह सकता। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं बिजली की स्पीड से भागकर इस दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही बंदा भागना शुरू करता है, इस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलती है जो कि इस हंटर को जलाकर राख कर देती है और सिर्फ इसके पैर रह जाते हैं। पूरा शरीर इवेपोरेट हो जाता है। ये देखकर जिनवू घबरा जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टैचू हमें कभी भी चींटी की तरह मसल सकता है, पर ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा? ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा ही अलग है। इसके पास हमें मारने की ताकत है, पर ये ऐसा नहीं कर रहा। एक मिनट, सॉन्ग अंकल, पहला कमांडमेंट भगवान की इज्जत करो। शायद इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। अगर मैं सही हूँ तो। जिनवू अचानक से खड़ा होने लगता है और स्टैचू की तरफ मुड़ता है। ऐसा करते ही स्टैचू हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिनवू जल्दी से अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद ही स्टैचू रुक जाता है। सभी लोग स्टैचू की तरफ देखकर मुड़ जाओ, हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा कि उस कमांडमेंट पे लिखा हुआ है, भगवान की इज्जत करो। और जिनवू की बात मानकर सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। पर ऐसा करते ही ये स्टैचू अचानक से शैतान की तरह हंसने लगता है। ये देखकर सबकी फटके चार हो जाती है, पर स्टैचू हंसने के अलावा और कुछ नहीं करता और सभी को लगने लगता है कि शायद ये अब घर जा सकते हैं। लेकिन तभी ये स्टैचू अपने थ्रोन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। हमें कार्टिनॉन टेम्पल के दूसरे कमांडमेंट को पूरा करना होगा, भगवान की दिल से पूजा करो। ये सुनकर एक हंटर सामने आता है। शायद मैं जानता हूँ कि इसकी पूजा कैसे करनी है। मैंने बहुत से एंशिएंट गॉड्स के बारे में स्टडी की है, प्लीज मुझे ये करने दो। इसके बाद हंटर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद स्टैचू सामने आकर रुक
जाता है और अपने पैर से इस आदमी को कुचल देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। पार्क अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। घर पे मेरी प्रेग्नेंट बीवी और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैं नहीं मर सकता। पार्क एक स्टैचू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, पर तब ये स्टैचू इसे 2 हिस्सों में काट देता है। और यहाँ पर भागते हुए जिन्वू अपने मन में सोचता है, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। पर इसकी पूजा कैसे की जाए? ये तो एक शैतान है। स्पीयर, एक्स, हैमर, स्वॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट। एक सेकंड, इंस्ट्रूमेंट है? मेरी बात सुनो, सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज की तरफ आगे बढ़ो, जल्दी। और स्टैचू के पास खड़े होते ही वो सारे स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। लेकिन जब जिन्वू और जूही एक स्टैचू के सामने जाते हैं तो कोई भी म्यूजिक नहीं बजता है। जिन्वू समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, 2 नहीं। और जूही को उस स्टैचू के नीचे छोड़कर जिन्वू एक दूसरे स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इविल गॉड इसका पीछा करने लगता है। पर जैसे ही इसे पैर से कुचलने वाला होता है, जिन्वू छलांग लगाकर स्टैचू के पास पहुंच जाता है। पर ये गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो गया था और स्टैचू शील्ड से जिन्वू पर हमला कर देता है। पर खून से लथपथ सुनजिन किसी तरह से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करते ही इविल गॉड वापस से अपने थ्रोन में जाकर बैठ जाता है और जूही भागते हुए जिन्वू के पास जाती है और देखती है कि इसका एक पैर कट चुका है। और जूही जिन्वू के पैर को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, जिसकी वजह से इसकी आंख और नाक से खून आने लगता है। पर सुनजिन का पैर हील नहीं हो पाता है। सभी लोग सॉन्ग पर इल्जाम डालने लगते हैं, ये कहकर कि सॉन्ग इस मिशन का लीडर था और यहाँ पर आने का आखिरी डिसीजन इसी का था। तुम सभी सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। और तभी अचानक से इविल गॉड अपना हाथ उठाकर एक अल्टार को हॉल के सेंटर में खड़ा कर देता है। बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया है कि अल्टार को बलिदान देने के लिए यूज किया जाता है। कार्टिलोन टेम्पल का 3रा कमांडमेंट, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। ये सुनते ही किम अपनी तलवार सॉन्ग की गली पर रखकर कहता है, तो इसका मतलब है कि हम में से किसी को अपना बलिदान देना होगा। हाँ, क्या सही कहा ना सुनजिन? लगता है जिम्मेदारी लेने का समय आ चुका है, लीडर। और इनकी बात मानकर सॉन्ग उस अल्टार के पास चला जाता है अपना बलिदान देने के लिए। और सर्कल में आते ही अचानक से आग जलने लगती है, पर कुछ और नहीं होता। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है कि कैसे कुछ और भी करना होगा। एक सेकंड, मुझे उस अल्टार को नजदीक से देखना पड़ेगा, प्लीज क्या तुम मुझे वहाँ तक लेकर जा सकते हो? जैसे ही तीनों उस अल्टार के पास पहुँचते हैं तो 3 और आग जलने लगती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। एक गेट को 7 दिन लगते हैं पूरी तरह से खुलने के लिए और इसे कहते हैं डंजन ब्रेकडाउन। और ऐसा होते ही डंजन के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसी वजह से डंजन मिशंस में हंटर्स का काम होता है कि डंजन के बॉस को हराकर गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर देना, जिसका मतलब है कि अगर ये लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो ये इविल गॉड इनकी दुनिया में कदम रख लेगा। जिन्वू किम और जूही को भी सर्कल में आने के लिए कहता है ताकि ये लोग इस मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। और सबके अंदर आते ही आउटर वाले सर्कल में बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स जलने लगती हैं और दरवाजा खुल जाता है। सभी को लगता है कि शायद ये लोग अब घर जा सकते हैं, लेकिन तभी सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं और हंटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जिन्वू उन गार्ड्स को देखता है तो वो रुक जाते हैं। ये एक बच्चों की गेम की तरह है, उन गार्ड्स को देखने पर वो उधर ही रुक जाते हैं, हमें बस उन्हें घूरते रहना है। उनमें से एक हंटर को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और सर्कल से बाहर निकलकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और जिन्वू समझ जाता है कि ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह समय समय पर बुझती रहती है और एक हंटर के बाहर जाते ही ये आग बुझ जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन क्या पता ये एक जाल हो, डर और खतरे का एहसास दिलाकर इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। शायद यही है आखिरी पड़ाव, द टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एक और हंटर भाग जाता है। प्लीज कोई मत जाना, हमें बस उन सारी ब्लू फ्लेम्स के जाने का इंतजार करना है। ये एक टाइमर की तरह है, इसके बाद हम सभी लोग बच जाएंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके जाने के बाद हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएं। हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचाने के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डंजन, मुझे माफ करना, मेरी एक फैमिली भी है जो कि मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रही है। मुझसे ये और नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। और ऐसा बोलकर किम भी यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ये सारे स्टैचूज आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी लाचारी देखकर जिन्वू भी रोना शुरू कर देता है। और सॉन्ग जूही और जिन्वू से कहता है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से जब तक एक भी इंसान यहाँ पर रहेगा। ये दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जो है जिन्वू को लेकर जाओ यहाँ से। पर जूही अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी थी कि अब इससे हिला भी नहीं जा रहा था। सॉन्ग अंकल, प्लीज जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। जूही, तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना था ना, ये लो इसे रखो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं ये मिशन खत्म करके जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है ना? पर जूही जाने से मना कर देती है और सॉन्ग जूही को बेहोश करके इसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। और अब जिन्वू अकेला रह गया था। ये स्टैचूज इसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू पास में रखी हुई एक तलवार को पकड़ लेता है। मरने से पहले मैं तुम में से एक को अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगा, आ जाओ, तुम नहीं बचोगे। और स्टैचूज बहुत बेरहमी से जिन्वू के हाथ पैर उखाड़ देते हैं, गले पर हमला करते हैं और जमीन से उठाकर अल्टार पे फेंक देते हैं। और जिन्वू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और लहूलुहान हो जाता है। और जिन्वू मरने से पहले अपने मन में कहता है, मैं जीना चाहता हूँ, मेरा एक परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज प्लीज भगवान मुझे एक और मौका दे दीजिए। और जैसे ही स्टैचू आखिरी हमला करने वाला होता है, अचानक से हमारे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें लिखा होता है, करेज ऑफ द वीक, द सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीटेड, यू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशंस टू बी अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट? तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे दिल की धड़कन 0.02 सेकंड्स में बंद हो जाएगी। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो? जिन्वू जीना चाहता था, इसलिए यस को चूज कर देता है। इसके बाद जब जिन्वू की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। जिन्वू के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं और शरीर के ऊपर चोट का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर सुनजिन को लगने लगता है कि शायद वो सब कुछ एक सपना था। लेकिन तभी इससे मिलने के लिए 2 आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। मेरा नाम है वो जिंचल और मैं हंटर एसोसिएशन के सर्विलेंस टीम का
का एक मैनेजर हूँ। सर्विलेंस टीम को मुझसे क्या काम है? तुम 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर बेहोश पड़े थे। ये सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है। जूही और सॉन्ग अंकल कैसे हैं? वो सही सलामत तो है ना? हाँ वो दोनों ठीक है, लेकिन अपना लेफ्ट हाथ खोने की वजह से सॉन्ग अब एक हंटर नहीं बन सकता है। और डंजन में हुई घटना की वजह से जूही अभी तक एक बहुत बड़े सदमे में है और अभी उसका इलाज चल रहा है। और उसकी कंडीशंस को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपने हंटर बनने के सफर को आगे कंटिन्यू कर सकती है। तुम्हारे इस डबल डंजन वाले मिशन में सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। हमने आज तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी। जब व्हाइट टाइगर स्क्वाड वहाँ पर पहुंची तो उन्हें तुम वहाँ पर बेहोश पड़े हुए मिले, लेकिन उस जगह पर ना ही कोई टेम्पल था ना ही कोई स्टेच्यू। यकीन नहीं होता ना, लेकिन अगर उन 5 लोगों की कही हुई बातों में थोड़ा सा भी अंतर होता या अगर हमें वहाँ पर एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती तो पूरा शक तुम्हारे ग्रुप पर आता। सुंग जिनवो, ये बस हमारा एक अनुमान है, लेकिन क्या तुमने वहाँ पर सेकंड अवेकनिंग को महसूस किया था क्या? लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कुछ हंटर्स सेकंड अवेकनिंग को महसूस कर पाते हैं और ऐसा होते ही इनकी पावर्स सीधा एस रैंक तक पहुंच जाती हैं। जिनचुल की बातें सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है और सेकंड अवेकनिंग को कंफर्म करने के लिए सांग उसे माना मीटर पर हाथ रखने के लिए कहता है। जिनचुल अपने मन में कहता है, अगर इनका सामना सच में एक एस लेवल की मॉन्स्टर के साथ हुआ है तो इस जैसा एक ई रैंक हंटर बिना सेकंड अवेकनिंग के जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन माना मीटर में इसका स्कोर बहुत ही कम आता है, जिसे देखने के बाद जिनचुल कहता है, मुझे माफ कर देना सुनजिन, हमारा अनुमान गलत निकला। जाते समय काम कहता है, सर इसकी मैजिकल पावर्स तो ई रैंक के हंटर से भी ज्यादा कमजोर हैं, ऑलमोस्ट एक साधारण इंसान की तरह। इनके जाने के बाद सुनजिन अपने मन में कहता है कि क्या बदकिस्मती है, मुझे तो लगा था कि मैं एक एस रैंक हंटर बन जाऊंगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन लोगों ने मुझसे इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा? लगता है सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। सुनजिन स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी जिनहा यहाँ पर आ जाती है जिनवू से मिलने के लिए और आते ही इसे डांटने लगती है। देखा, फिर से घायल हो गए ना? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब पकड़ने वाली हूँ, समझ गए ना? ताकि तुम हंटर बनना छोड़ दो। मुझे माफ कर देना, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वैसे जिनहा, क्या तुम ये स्क्रीन देख सकती हो क्या? स्क्रीन? कौन सी स्क्रीन भाई? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे जिनहा, तुम हमेशा गेम्स खेलती हो ना? गेम की नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए तुम क्या करती हो? हाँ, उसके लिए तुम्हें मैसेज बॉक्स को खोलना होता है। मैसेज बॉक्स को खोलना और तभी स्क्रीन के नोटिफिकेशंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें लिखा है कि आप एक प्लेयर बन चुके हो। डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। और जिनहा बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। जिनवू गेम के सभी नोटिफिकेशंस को पढ़ने लगता है और ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है और सिस्टम की बात ना मानने पर भारी पेनल्टी का सामना भी किया जाएगा। और एक नोटिफिकेशन में ये भी लिखा होता है कि आपके रिवॉर्ड्स डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन सुनजिन को समझ में नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है और डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जिनवू को अलग अलग टास्क नजर आते हैं, जैसे कि 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। और गेम का ये रूल भी था कि अगर उसने टाइम रहते हुए इस टास्क को परफॉर्म नहीं किया तो उसे एक भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर जिनवू मन में कहता है, पेनल्टी? ये क्या बकवास है? मेरे जैसे एक हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले इंसान के पास इतना सारा स्टेमिना कैसे आएगा? मैं कैसे करूंगा भाई? मैं नहीं कर रहा है सब। यहाँ पर जिनचुल चेयरमैन को फोन पर कहता है, सर वो हमारी गलतफहमी थी, जिनवू की अवेकनिंग नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये एक स्पेशल केस है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी जानकारी डेटा बैंक के अंदर डाल दो। यहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर चोई चा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आने वाली बी रैंक हंटर्स की रेड में इंस्ट्रक्टर बनकर जाएं। इंस्ट्रक्टर? लेकिन मैं ही क्यों सर? ये रेड न्यूली ज्वाइन हंटर्स के लिए एक टेस्ट और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है। आपको बस नॉर्मली लड़ना है जैसे कि आप हमेशा करते हैं। हंटर्स आपको देखकर अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं। हम इंडिविजुअली अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम मिलकर अपनी टीम की ताकत को बढ़ाएंगे ताकि बुरे वक्त में हम सभी लोग तैयार रहें। यहाँ पर रोड के बीचों बीच एक और नया डंजन खुल जाता है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जिनवू है। जिनवू घोड़े बेचकर सो रहा है। तभी इसे नोटिफिकेशन आती है कि डेली क्वेस्ट का समय खत्म हो चुका है और बारी है पेनाल्टी की। अचानक से जिनवू का रूम हिलने लगता है, मानो जैसे अर्थक्वेक आ चुका हो, और बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जिनवू की आंखें खुलती हैं तो वो एक बड़े से रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहाँ पर जहरीले सेंटीपीड्स इसका पीछा करने लगते हैं। और जिनवू का गोल है कि इसे 4 घंटे तक इस रेगिस्तान में अब सर्वाइव करना होगा। यहाँ पर कुछ नर्सेस जिनवू को देखती हैं, जो कि अपने कमरे में नहीं है, और इसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। बेचारा जिनवू इस पेनल्टी क्वेस्ट में इतना ज्यादा भाग चुका था जितना अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भागा है। जैसे ही सेंटीपीड इसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है इसे खाने के लिए, क्वेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है और जिनवू वापस से अपने रूम में आ जाता है। और इसी के साथ इसकी पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब इसके 4 दिन बाद जिनवू ट्रैक पैंट्स पहनकर डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हॉस्पिटल से चला जाता है। यहाँ पर जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है कि कुछ दिन पहले ही शहर में एक डी रैंक का डंजन खुला है, जिसके लिए हमें आप जैसे एक हीलर की जरूरत है। क्या आप प्लीज हमारी हेल्प कर सकती हैं? मुझे माफ कर देना, पर मुझसे ये सब और नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मिलजुल, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। वैसे हमें खबर मिली थी
डंजन पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सुनते ही जूही खुश हो जाती है और उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर इसे जिनवू ट्रेनिंग करते हुए नजर आता है और कुछ नर्सेस इसे देखकर कहने लगती हैं कि लड़का कितना ज्यादा मेहनती है, इसे जब से होश आया है ये रोज ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है। हमने सुना था कि हंटर्स जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं, पर अभी इसे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इनकी बातें सुनकर जूही वापस से घर चली जाती है और क्वेस्ट खत्म होने के बाद जिनवू को 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिससे इसका पूरा स्टेमिना वापस आ जाता है। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिससे कि अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड या फिर इंटेलिजेंस भी। पर जिनवू पूरा फोकस करता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। इसका तीसरा रिवॉर्ड है रैंडम लूट बॉक्स। अभी तक इसे सिर्फ पेन और बैंडेजेस मिलते थे, लेकिन इस बार इसे एक अजीब सी चाबी मिलती है, जिससे कि वो उस डी रैंक वाले डंजन में इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन उस स्टैचू के बारे में सोचते ही जिनवू नर्वस हो जाता है। इसके बाद जिनवू अपनी मम्मी से मिलने जाता है। 4 साल पहले जिनवू की मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी और जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें इटर्नल स्लीप डिसीज है, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। ये बीमारी 10,000 लोगों में से एक को होती है और ये बीमारी कंटिन्यूस माना एक्सपोजर की वजह से होती है और लाइफ सपोर्ट के अलावा इसका और कोई भी इलाज नहीं है। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए जिनवू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगता है और एक दिन इसके मैजिकल पावर्स की अवेकनिंग हुई, जिसके बाद जिनवू एक ई रैंक का हंटर बन जाता है। जिनवू इस न्यूज से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि हंटर बनकर ये हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकता था, लेकिन कमजोर होने की वजह से हमेशा अपने ग्रुप के लिए एक मुसीबत बन जाता था। बाकी हंटर्स इसे कहते थे, अरे यार तू कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप एक कोने में बैठा रहे यार। और सुन, अगर तू मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाया ना तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? और जवाब में बेचारा जिनवू सॉरी बोलने के बजाय और कुछ नहीं कर पाता था। इन कड़वी यादों को अपने साथ लेकर जिनवू ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो ये ताकतवर बनकर ही रहेगा। हाबजोंग स्टेशन के सामने खड़ा होकर सुनजिन अपने मन में कहता है, मैंने सभी जरूरत की चीजें ले ली हैं और मैं डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं इस बार दुम दबाकर भाग जाऊंगा। जेम्स बॉन्ड नहीं बनने वाला। ऐसा कहकर जिनवू टेलीपोर्टेशन की का यूज करता है, जो कि इसे रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी, और डंजन का गेट खोल देता है और अंदर जाते ही इसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, आप इंस्टेंस डंजन में एंटर कर चुके हैं। इसके तुरंत बाद वो गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जिनवू सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? अरे मैं तो फंस गया। और तभी इसे एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब आप इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करो। और अभी जिनवू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है, यानी कि अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, इस डंजन को अकेले क्लियर करना, वो भी एक ब्लेड से। कैसे करेगा भाई ये? तभी थोड़ी आगे चलकर जिनवू का सामना 3 गॉब्लिन्स से होता है। मुझसे तो एक गॉब्लिन तक नहीं मरता और यहाँ पर तो 3 है। अब मैं क्या करूँ? तीनों गॉब्लिन्स एक साथ जिनवू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि इस बार जिनवू इनके हमलों को रोक पा रहा था। एक गॉब्लिन कूदकर जिनवू पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में जिनवू काउंटर अटैक करके उसे मार डालता है। ऐसा करते ही जिनवू खुद को कॉन्फिडेंट फील करने लगता है कि इतना भी यूजलेस नहीं है और अपनी जिंदगी में कुछ तो अचीव कर सकता है, और बाकी दूसरे गॉब्लिन्स को भी मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लोहे के जबड़े वाले एक वुल्फ की, जो कि हमला करके जिनवू के ब्लेड को तोड़ देता है। जिनवू के पैर कांपने लगते हैं और समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर इन गॉब्लिन्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये भेड़िया तेजी से जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है और इसके चेहरे पर एक खरोंच मार देता है। जिनवू के साथ इस वक्त कोई हीलर भी मौजूद नहीं है और अगर ये भी ज्यादा घायल हो जाता है तो यहाँ से जिंदा भी नहीं लौट पाएगा। जब वुल्फ वापस से इस पर हमला करता है तो अचानक से जिनवू का शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है और एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करके वुल्फ के हमलों से बच जाता है। कब तक मैं ऐसे ही नल्लों की तरह भागता रहूंगा? मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। और ऐसा बोलकर जिनवू इस वुल्फ के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और वुल्फ दूर जाकर गिरता है और जिनवू समझ जाता है कि स्ट्रेंथ पॉइंट बढ़ने की वजह से जिनवू अब स्ट्रॉन्ग तो बन रहा है, लेकिन ये वुल्फ उससे अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। जिनवू लगातार इस पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिनवू यहाँ से भागने लगता है और मन में सोचता है, अब मैं इसे कैसे हराऊंगा? मुझे एक हीलर की जरूरत है। मेरे बैग में खाने पीने मोमो स्प्रिंग रोल के अलावा और कुछ नहीं। मुझे एक मैजिकल वेपन चाहिए होगा, वरना मैं मारा जाऊंगा। एक सेकंड, वेपन इन्वेंट्री। ऐसा बोलते ही सुनजिन के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, जो कि इन्वेंट्री की स्क्रीन है, और अपनी इन्वेंट्री में से स्वॉर्ड बाहर निकालकर उस वुल्फ के मुंह को 2 हिस्सों में काट देता है। मॉन्स्टर के मरते ही नोटिफिकेशन आता है कि जिनवू का लेवल बढ़ चुका है और इसने स्टील फैंग्ड लाइकन को हरा दिया है। कि अंकल ने स्वॉर्ड को $3 मिलियन में खरीदा था, लेकिन मुझे ये स्वॉर्ड फ्री में मिल गई। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। हाँ, ये क्या? मेरी चोट ठीक कैसे हो गई? लेकिन तभी इसके सामने 2 और वुल्फ्स यहाँ पर आ जाते हैं। स्वॉर्ड होने की वजह से अब जिनवू को कोई भी डर नहीं होता है। जैसे ही ये दोनों वुल्फ्स इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिनवू स्वॉर्ड से इन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एक वुल्फ अपने जबड़े से इसकी तलवार को रोक देता है। जिनवू इसे एक लात मारकर इसके गले को काट देता है। ये देखकर दूसरा वुल्फ डरकर यहाँ से भाग जाता है। देखा जाए तो उन स्टैचूज के सामने ये मॉन्स्टर्स तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या? अब मैं लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। जब मैं डेली क्वेस्ट करता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैं समझ चुका हूँ, शायद असली लड़ाई में मेरे स्टैट्स हर बार बढ़ते रहते हैं। देखा जाए तो अब मैं पूरी तरह से हील भी हो चुका हूँ, लेकिन क्या 1 पॉइंट मिलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? इसमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस भी है, लेकिन स्ट्रेंथ को समझना सबसे आसान है। अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे पॉइंट्स और भी ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। इसका मतलब है मैं सच में ताकतवर बन सकता हूँ। और जिनवू उस मॉन्स्टर की बॉडी में से क्रिस्टल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टल्स के बजाय सिस्टम इसे कुछ आइटम्स देता है, जिसे वो गेम स्टोर में बेचकर 20 गोल्ड
कॉइंस अर्न कर लेता है। जिन वो तलवार उठाकर कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? इस डंजन के बॉस को मारे बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन से मैं बाहर तो जा सकता हूँ, पर मेरे पास वो है ही नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही भूख की वजह से मर जाऊंगा। ई रैंक का डंजन होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस बॉस को हरा पाऊंगा, लेकिन अगर मेरा लेवल बढ़ जाए तो शायद मेरे पास एक उम्मीद हो, लेकिन हो सकता है कि मैं उससे पहले ही मारा जाऊं। और तभी सुनजिन को अपने सामने वुल्व्स का एक झुंड दिखाई देता है जो कि एक साथ इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिन्वो को मौत का डर नहीं था। अपनी तलवार से लगातार सभी वुल्व्स पर हमले करने शुरू कर देता है और 2-3 मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। सारे वुल्व्स इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैं तुम्हारी ही तरह जिद्दी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे बुरा लगेगा कि अगर मैंने तुम्हें जल्दी ही मार दिया। चलो इस लड़ाई को थोड़ा सा इंटेंस बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिन्वो जितने ज्यादा वुल्व्स को मार रहा था, इसका लेवल उतना ही जल्दी बढ़ता जा रहा था। ताकतवर बनने के लिए जिन्वो इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने के लिए भी तैयार था। जिन्वो सभी वुल्व्स को मार देता है और इसने एक टाइटल को अचीव कर लिया है, द वुल्फ असैसिन। लेकिन लड़ाई में इसके सोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसकी सोर्ड अब कभी भी टूट सकती थी। और टाइटल्स की वजह से इसकी सारी एबिलिटीज 40% तक बढ़ जाती हैं। और अब इसके पास इन्वेंट्री में 2 डैगर्स, ट्रैवलर्स क्लॉक, 34 वुल्फ ब्लेड्स और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी आ चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसका यूज करके घर चले जाऊं? पर शायद वापस से मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। मिस जूही, पास ही में एक डंजन ब्रेकडाउन हुआ है और गेट से मॉन्स्टर्स आजाद हो चुके हैं। हमें आप जैसे एक हीलर की जरूरत है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। और जिन्वो को उस दिन ट्रेनिंग करते हुए देखकर जूही को एहसास होता है कि डरने से कुछ नहीं होने वाला, इससे भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए और जाने के लिए तैयार हो जाती है। बंदर और ब्लैक पैंथर जैसे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने की वजह से जिन्वो का लेवल अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो वुल्फ्स इससे पहले ताकतवर लग रहे थे अब उसके लिए गॉब्लिन के लेवल का हो चुका था। जिन्वो को एहसास हो जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स के नाम व्हाइट में लिखे होते हैं वो इससे कमजोर होते हैं, जो ऑरेंज में होते हैं वो इसी के लेवल के होते हैं और जिनका नाम रेड में लिखा होता है वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब जिन्वो की परसेप्शन एबिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी थी कि इसे दूर से ही पता चल जाता है कि जो मॉन्स्टर सीढ़ियों के नीचे है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्वो का लेवल अब 15 पर पहुंच चुका है और इसकी स्वॉर्ड कभी भी टूट सकती है। लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए जिन्वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। नीचे जाते ही अचानक से कोई चीज पानी के अंदर से जिन्वो पर हमला कर देती है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और फाइनली इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। पानी से बाहर निकलता है इस डंजन का बॉस ब्लू वेनम फैंग कसाका, किंग ऑफ द स्वैम्प। और इस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज से लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि ये सुनजिन जितना ताकतवर है। मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए जिन्वो अपने मन में कहता है, मैं इसे कैसे हराऊं? इसकी स्किन कितनी हार्ड है, मेरी स्वॉर्ड का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। कसाका अपनी पूंछ का यूज करके जिन्वो पर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है और इस पर एक बड़ी सी ट्रेन को गिराता है। लेकिन जिन्वो वक्त रहते वहाँ से निकल जाता है और मरते मरते बचता है। जिन्वो उसी दिन को याद करता है जब सॉन्ग अंकल ने इसे बताया था कि कैसे सभी लोग इसे मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर कहकर पुकारते हैं। कसाका से लड़ते हुए जिन्वो अपने मन में सोचता है कि कब तक, आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए एक मजाक बनकर जीता रहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मुझे खुद पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें हर सिचुएशन में एडवांटेज मिलती है, लेकिन मुझ जैसा ही कमजोर इंसान डर के जीने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अच्छे, होशियार या दयालु हो, ताकतवर लोग हमेशा हमें अपने पैरों की धूल समझते रहेंगे। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बनकर ही रहूंगा और ये मेरा वादा है। कसाका इस पर वापस से हमला करता है। अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। उस चीज के सामने ये मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। जिन्वो कूदकर कसाका के गले को पकड़ लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर इसके गले को दबाने लगता है। कसाका दर्द के मारे चिल्लाता है और आसपास की चीजों से टकराने लगता है, लेकिन जिन्वो इसे नहीं छोड़ता है। जिन्वो लगातार इसके गले को दबाता रहता है और फाइनली इसकी गर्दन को तोड़ देता है। कसाका को हराते ही जिन्वो का लेवल बढ़ जाता है। लगता है मैं सच में पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। बॉस को हराने के बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपने डंजन के बॉस किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को हरा दिया है। आइटम एक्वायर्ड, कसाकास वेनम फैंग, एक ऐसा वेपन जिसकी ताकत स्वॉर्ड से भी दुगनी है और ये अपने ओपोनेंट को कुछ समय के लिए पैरालाइज भी कर सकती है। और दूसरा आइटम है कसाका का जहर, जिसको पीने से जिन्वो की स्किन कसाका जितनी ही सख्त हो जाएगी, लेकिन बदले में इसकी मसल्स हमेशा के लिए डैमेज्ड रहेंगी। मिशन के खत्म होने के बाद ये डंजन वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही जिन्वो स्टेशन से बाहर निकलता है तो इसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। सर जी, यहाँ आसपास ही एक डंजन ब्रेकडाउन हुआ है। डीमन हंटर्स ने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया है सिवाय एक के। जिन्वो को अपनी परसेप्शन एबिलिटी का यूज करके तुरंत ही पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि डंजन का बॉस है। यहाँ पर कुछ हंटर्स उस गोलम बॉस से लड़ रहे होते हैं। शील्ड वाला हंटर उसके अटैक्स को रोकने का काम करता है। हीलर्स इसे लगातार हील करते रहते हैं और काउंटर अटैक में आर्चर्स गोलम पर हमला करते हैं। लेकिन इस मॉन्स्टर की डिफेंस एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हंटर्स के हमलों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। दूर से जिन्वो ये सब कुछ देखता है। मुझे लगता है ये टीम जल्दबाजी में बनी है, इसीलिए इनका टीम वर्क काम नहीं कर रहा। मुझे दिख रहा है 8 E रैंक और 2 D रैंक हंटर्स, 3 हीलर्स हैं, 2 D रैंक के और 2 B रैंक के। क्या जूही यहाँ पर क्या कर रही है? जूही उस स्टैचू वाली घटना से अभी तक उभर नहीं पाई थी, इसलिए अपनी मैजिकल पावर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती है। जिन्वो देखते ही समझ जाता है कि वो गोलम कसाका से भी ज्यादा कमजोर है और गोलम के डिफेंस को तोड़ने के लिए जिन्वो अपनी पूरी
पूरी जान लगाकर उस स्वॉर्ड को इसके सर पर मारता है, जिससे इस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और बाकी हंटर्स मिलकर इसे हरा देते हैं। ये शील्ड पकड़ा हुआ हंटर अपने मन में कहता है, अब में से किसी का भी अटैक इस गोलम पर काम नहीं कर रहा था, तो अचानक से इसका डिफेंस कैसे टूट गया? और तभी उसे वो टूटी हुई स्वॉर्ड नजर आती है जो कि जिन्वू की है। पास में खड़े हुए सोल्जर से पूछता है, एक्सक्यूज मी, ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी यहाँ पर? सर वहाँ पर एक हंटर खड़ा था, उसने ये फेंकी थी। अरे कहाँ चला गया वो हंटर? इतनी खतरनाक पावर, लगता है वो कोई हाई रैंक का हंटर होगा। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जिन्वू अब फाइनली डिस्चार्ज होने वाला है। डेली क्वेस्ट करने की वजह से अब इसकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन चुकी है। हॉस्पिटल में चारों तरफ जिन्वू के ही चर्चे होने लगते हैं। कुछ नर्सेस तो इसकी दीवानी हो चुकी हैं। जब एक नर्स जिन्वू के रूम में आती है तो उसकी बॉडी देखकर शर्माने लगती है। कहना पड़ेगा, क्या बॉडी है इसकी। क्या आपको मुझसे कोई काम है? अरे हाँ, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हो। प्लीज तैयार होने के बाद रिसेप्शन के पास आ जाना। और क्या आप प्लीज मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं प्लीज? ये सुनकर जिन्वू अपने मन में सोचता है, क्या मोबाइल नंबर? हो सकता है इसे कोई काम हो, चलो दे ही देता हूँ। यहाँ पर जिन्वू के घर में जिन्हा एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रही है, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछती है कि सर 7 एस रैंक हंटर्स में से एक होने की वजह से आप तो हमेशा बिजी ही रहते होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी गुजरती है? जिसके जवाब में यॉन हो कहता है, डंजन मिशंस में जाने के लिए हर एक हंटर को हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी फाइटिंग स्किल्स फीकी न पड़ जाए। हम अपनी हंटर स्किल्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करके उन्हें परफेक्ट तो बना ही सकते हैं। डीमन हंटर बनने से पहले मैं एक फायर फाइटर रह चुका हूँ और हर दिन जिम जाया करता था, इसलिए रोज ट्रेनिंग करना एक तरह से मेरा रूटीन का काम है। स्कूल जाने से पहले जिन्हा जिन्वू को उठाती है। जिन्वू, फ्रिज में कल रात का खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। जिन्वू, क्या तुम जिम जा रहे हो? और तुम लंबे कैसे हो गए? क्या एक्सरसाइज करने से हाइट भी बढ़ती है क्या? लगता है तुम लड़के बड़े होते रहते हो। चलो मैं स्कूल जा रही हूँ। जाने से पहले जिन्वू इसे एक अम्ब्रेला देता है, इसे रख लो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसे अपने साथ रखो और आराम से जाना। जिन्वू डेली क्वेस्ट को देखकर कहता है कि अब सिर्फ रनिंग बची है, इसे मैं बाद में कर लूंगा। क्या मेरी मसल से डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से बढ़ रही है क्या? ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं ऋतिक रोशन न बन जाऊं। मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट्स हैं, कहाँ यूज करूँ इन्हें यार? स्ट्रेंथ बढ़ाने से मैं ताकतवर तो बन जाऊंगा, पर अगर मैं मार नहीं पाया तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो शायद मुझे एजिलिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन वाइटलिटी और परसेप्शन भी हमेशा काम आते हैं। मैंने सोच लिया, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन को बढ़ाऊंगा। इसके बाद जिन्वू को घर के मालिक का कॉल आता है। जिन्वू बेटा, तुमने इस महीने का रेंट अभी तक नहीं भरा है, पर अगर तुम्हें पैसे इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूँ। अरे नहीं अंकल जी, टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्द रेंट भर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं वेट करूंगा, अपना ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि ये रीअवेकनिंग है या फिर क्या है, लेकिन अब मैं गॉब्लिन्स को चुटकी की तरह मसल सकता हूँ, तो शायद पैसे कमाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे हायर रैंक के डंजन्स पे जाना होगा और कोई भी मुझ जैसे एक ई रैंक हंटर को अपने साथ लेकर नहीं जाने वाला। क्या मैं वापस से डीमन हंटर का एग्जाम दूं क्या? अगर मुझे हायर रैंक मिल गया तो शायद मैं अच्छे डंजन्स पे जा सकता हूँ, पर फिर सबको मेरी रीअवेकनिंग के बारे में पता चल जाएगा। मैंने आज तक एक भी हंटर के बारे में नहीं सुना है जो कि हर दिन स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। नहीं यार, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे पहले अपनी पावर्स के बारे में और जानना होगा। तभी जिन्वू को अचानक से एक नए डंजन मिशन का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर हम डंजन साइट को देखते हैं। जिन्वू भागकर वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात टीम लीडर डॉनसुक से होती है। टीम का एक बंदा बोलता है, अरे मैं इसको जानता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग इसे दुनिया का सबसे कमजोर डीमन हंटर कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर डॉनसुक कहता है, अरे यार, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इस चोमू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वैसे मैंने फोन पर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, पर मैं एक बार तुम्हें दोबारा से बताना चाहता हूँ। ये एक सी रैंक का डंजन है, जिसमें एंटर करने के लिए हमें कम से कम 8 मेंबर्स चाहिए हैं, जिसमें आधे सी रैंक के हंटर्स होने चाहिए। तुम्हें डंजन से लूट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, क्योंकि लड़ने का काम हम करने वाले हैं, समझ गए ना? तुम्हारा काम है सिर्फ पार्टिसिपेट करना और हमारे बैग्स को संभालना, जिसके लिए हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो इनकी टीम में 4 सी रैंक और 2 डी रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन एक भी हीलर नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद डोंगसुक सुनजिन को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर डंजन में कुछ भी होता है तो ये लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। जिन वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, तभी टीम का 8th मेंबर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। इसका नाम है यो जिनहो, जो कि है एक डी रैंक का हंटर। इसके आउटफिट देखकर जिनवू मन में कहता है, इतने महंगे इक्विपमेंट्स, हाँ लगता है इसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। इसके बाद सभी लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये डंजन सी रैंक के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। डोंगसुक सबको भरोसा दिलाता है कि सी रैंक का डंजन है। हंटर एसोसिएशन ने इसे खुद 2 बार चेक किया है। सुंगजिन जिनवू को कहता है कि डंजन का साइज मैटर नहीं करता है, अंदर से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी से पता चलता है कि डंजन का रैंक क्या है। लेकिन जिनवू भी आज तक एक सी रैंक के डंजन में नहीं गया था, इसलिए जिनवू भी थोड़ा सा नर्वस फील करता है। डंजन में एंटर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस डंजन में ना तो लाइट है और ना ही कोई मैजिकल डीमन है। बिना लाइट वाले डंजन को देखकर जिनवू को कार्टेनॉन टेम्पल की याद आती है। जिनहो जिनवू से पूछता है कि ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं। ग्लो स्टोन्स एक तरह के पत्थर होते हैं जो कि केव डंजन्स में पाए जाते हैं। इन पत्थरों से हल्की सी रोशनी भी निकलती है, जो कि हमें चीजें देखने में मदद करती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डंजन में 3 तरह की चीजें होती हैं। वो स्टोन्स जो कि हमें मैजिकल डीमन से मिलते हैं, माना स्टोन्स जिन्हें हम खोद कर निकाल सकते हैं, और ग्लो स्टोन्स जो कि हमें केव डंजन्स के अंदर देखने में हेल्प करते हैं। थोड़ा और अंदर पहुंचने के बाद इन्हें कोई भी
कोई डीमन नजर नहीं आता है। जिसके बाद जिन्वू को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो डीमन इधर ही है, बस खुद को दिखा नहीं रहा। ये कौन से मॉन्स्टर्स हैं जो कि झुंड बनाकर अंधेरे में रहते हैं और रोशनी से खींचे चले आते हैं। समझ गया, इंसेक्ट्स। ये सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। वो आवाजें और भी ज्यादा पास आने लगती हैं। किसी को भी नहीं पता है कि वो इंसेक्ट्स कहाँ से आने वाले हैं। सभी लोग डरने लगते हैं। सभी लोग ऊपर देखो। डीमन हंटर्स कीड़ों पर बिजली और एक्सपो से हमला करने लगते हैं। डोंगसुक सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ एकत्रित करता है। क्यूआन एक बड़े हमले की तैयारी करने लगता है और बाकी डीमन हंटर्स इससे सपोर्ट करते हैं। 5 सेकंड का काउंटडाउन करने के बाद क्यूआन एक बड़ा सा हमला परफॉर्म करता है, जिससे कि आधे से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। ये देखकर जिन्वू मन में कहता है कि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा ही अच्छा है। देखकर पता चलता है कि ये लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। इसके महंगे इक्विपमेंट्स इसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सभी लोग इंसेक्ट स्टोन को ढूंढने लगते हैं और तभी इन्हें इन कीड़ों की बॉडी के अंदर किसी चीज के काटने का निशान नजर आता है। यानी कि इस डंजन में एक ऐसा मॉन्स्टर छिपा हुआ है जो कि इन कीड़ों से भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर सुंगजिन जिन्वू को कहता है कि तुम्हारे ये इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं ना, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद हंटर्स बहुत देर तक आगे बढ़ते रहते हैं, डंजन को एनालाइज करते हैं और बीच बीच में ब्रेक्स लेकर खाना भी खाते हैं। जब डोंगसुक की टीम आगे आगे चल रही होती है तो जिन्वू इन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि बिना फाइटिंग किए 20 लाख मिलना अच्छी डील है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये एक ऐसी टीम है जिसके अंदर कोई भी हीलर नहीं है और इन्हें हमेशा एक्स्ट्रा मेंबर्स की तलाश रहती है। पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। रास्ते में वापस से इन्हें आधे खाए हुए कीड़े नजर आते हैं। ये लोग समझ गए थे कि लोग फाइनल बॉस के चेम्बर तक पहुंच चुके हैं और तभी अंदर पहुंचते ही इन्हें बहुत सारे करोड़ों की तादाद में माना क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर डोंगसुक अपने मन में कहता है, फाइनली मुझे सोने की खदान मिल चुकी है। इतने पैसों से मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जिसे सब लोग देखते ही रह जाएंगे। जिन्हो जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर डोंगसुक के पास जाता है। तो पेपर के हिसाब से जिन्वू को वो लूट नहीं मिलेगी जो कि डीमन से हासिल होगी, लेकिन माना क्रिस्टल्स तो खुदाई कर मिलते हैं ना। इस हिसाब से तो जिन्वू को भी बराबर के माना क्रिस्टल्स मिलने चाहिए सर। हाँ, तुमने सही कहा। तुम चिंता मत करो, सभी को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन पहले हमें इस डंजन के मॉन्स्टर से निपटना होगा। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस मॉन्स्टर को हराते ही गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें लड़ने से पहले इन सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये डीमन अभी सो रहा है। इसके उठने से पहले ही हमें सभी क्रिस्टल्स को खोदना होगा। पर टीम के बाकी के मेंबर्स जमीन खोदने के सारे इंस्ट्रूमेंट्स डंजन के बाहर ही छोड़ आते हैं। इसलिए सुनजिन और जिन्हो को बॉस चेंबर में छोड़कर इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए वापस जाने लगते हैं। तभी जिन्हो को इनकी कही हुई एक बात याद आती है कि वो लोग हमेशा ऐसे ही रेड्स परफॉर्म करते हैं, हमेशा। यानी कि इन लोगों का मुकाबला सी रैंक के डंजन्स से पहले भी हो चुका है। इस हिसाब से तो इनके पास ऑलरेडी 8 मेंबर्स होने चाहिए थे, तो 6 मेंबर्स क्यों हैं भाई? ये चल क्या रहा है? तभी डोंगसुक अपनी टीम मेंबर को बोलकर बॉस चेंबर को बंद कर देता है और ये दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। जिन्हो को सॉन्ग अंकल की एक बात याद आती है कि कैसे कुछ लोग डंजन्स में क्राइम परफॉर्म करते हैं लेकिन पकड़े कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि डंजन्स एक आइसोलेटेड एरिया होता है जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग कमजोर हंटर्स को चारे की तरह यूज करते हैं या फिर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जिन्हो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है कि वो लोग कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए इन्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर जा चुके हैं। धमाके की आवाज से डंजन का बॉस भी जाग जाता है। स्पाइडर को देखकर जिन्हो अपने मन में कहता है, सी रैंक का बॉस और एक ई रैंक का हंटर। हाँ, ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खतरनाक मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जिन्हो दूर हट जाओ, इस मकड़ी से मैं लड़ूंगा। ऐसा कहकर सुनजिन अपने डैगर को बाहर निकालता है और बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर डंजन से बाहर निकलकर टीम का एक मेंबर डोंगसुक से कहता है, सर आपको नहीं लगता कि हमें उन दोनों को जान से मार देना चाहिए था? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर वो मकड़ी जाग जाती तो क्या करते? उन दोनों चुलगूसों को लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो मकड़ी उन्हें चुटकियों में खाकर दोबारा से सो जाएगी। तब हम लोग वापस से डंजन में जाएंगे और सारे माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लेंगे। मैंने बॉस चेंबर के अंदर कुछ और भी टनल्स को देखा था। हम लोग वहाँ से अंदर घुसेंगे। अगर वो मॉन्स्टर जाग भी चुका होगा तो हम सभी लोग मिलकर उसे मार डालेंगे, और अगर हम लोग माना क्रिस्टल्स को नहीं ले पाए तो हम उस लड़के के सारे इक्विपमेंट्स चोरी कर लेंगे। देख लेता हूँ ये किसका बेटा है। वैसे कहना पड़ेगा वो बॉस कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। अब उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर जिन्हो को समझाता है, रुको, सी रैंक के बॉस को हराने के लिए तुम्हें कम से कम एक डी रैंक का हंटर होना होगा। तुम उसे नहीं हरा सकते हो, हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। जिन्हो सही कह रहा है। भले ही मैं रीअवेकन हो चुका हूँ लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। कसाका और वो मैजिकल गोलम दोनों ही डी रैंक के डंजन बॉस थे। ये मकड़ी उन दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस मकड़ी को हरा सकता हूँ। मैं अभी लेवल 18 पर हूँ। देखते हैं कि मैं एक सी रैंक के डंजन बॉस को हरा सकता हूँ या फिर नहीं। जिन्हो उस मकड़ी के पैरों पर हमला करता है, लेकिन इसका एक्सोस्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिन्हो का डैगर इस पर एक खरोंच तक नहीं लगा पाता है। मकड़ी अपने पैरों से लगातार जिन्हो पर हमला करती है। ये देखकर जिन्हो समझ जाता है कि बस एक गलत मूव और ये सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। एक ई रैंक हंटर इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रैंकिंग फेक है? मैंने अफवाहें सुनी है कि कुछ लोग अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करके अपने रैंक को कम करवाते हैं। इनमें बहुत सारे लोग संकी भी होते हैं जो कि मजे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अरे यार, कहाँ फंस गया? डैड मुझे बचा लीजिए। जिन्हो इससे लड़ते हुए कहता है कि इसकी स्किन
कसाका से भी ज्यादा हार्ड है और अब धीरे धीरे इसका स्टेमिना भी खत्म होने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे इसे जल्द ही हराना होगा। पैरालिसिस एंड ड्रेन, इस डैगर की स्पेशल एबिलिटीज ही मुझे जिता सकती हैं। मुझे इस मकड़ी की आंखों पर हमला करना होगा। लेकिन जिन्वो जैसे ही इस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है, ये अपने मुंह से एसिड की उल्टियां कर देता है, जिससे जिन्वो बाल बाल बचता है। लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जिन्वो अपनी न्यू एबिलिटी डैश का यूज करता है और बिजली की तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर आंखों पर हमला करने से बच जाता है। जिन्वो एक और बार ट्राई करता है और मकड़ी के मुंह की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इसकी फटीग यानी कि थकान 70% पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होने लगती है और ये मॉन्स्टर जिन्वो को दूर फेंक देता है। जैसे ही मकड़ी फाइनल अटैक करती है, जिन्वो डेली क्वेस्ट के फुल रिकवरी वाले अवार्ड को यूज करता है और इस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और मकड़ी के ऊपर कूदकर इसकी सभी आंखों को फोड़ देता है, जिससे कि ये मॉन्स्टर मर जाता है। और इसी के साथ सुनजिन इस सी रैंक के डंजन के बॉस को हरा देता है। ये देखकर जिन्हो के तो होश ही उड़ जाते हैं। भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ? ये पानी ले लीजिए, अब थक गए होंगे ना? टेंशन मत लीजिए, खुदने का काम मैं करता हूँ, आप बस आराम कीजिए ना प्लीज। इससे क्या हो गया? तभी डोंग सुक की टीम भी यहाँ पर पहुंच जाती है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों ने एक सी रैंक के बॉस को कैसे हरा दिया और इन्हें लगने लगता है कि ये सब कुछ जिन्हो के वेपन की वजह से हुआ होगा। छोटे, तेरा वेपन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बेटा है ना, मैं तुझे एक चांस देता हूँ। जिन्वो को मारकर हमारी टीम में शामिल हो जा, वरना तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। जल्दी बता तू क्या करना चाहता है? वैसे भी इस डंजन में जो भी होगा वो बाहर नहीं जाएगा। अब ये मत कहना कि तेरे जैसा एक डी रैंक का हंटर इस अच्छे चुंदर से डरता है। पर जिन्हो इसकी बात मानने से मना कर देता है और जिन्वो की रक्षा करने लगता है। जैसे ही डोंग सुक की टीम इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिन्वो को एक इमरजेंसी क्वेस्ट का नोटिस आने लगता है, जिसमें लिखा है कि कुछ लोग प्लेयर को जान से मारना चाहते हैं। दुश्मनों को मारकर अपनी जान बचाओ, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भारी पेनल्टी मिलेगी। ये पढ़कर जिन्वो को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी Q1 अपनी बॉम्ब एबिलिटी का यूज करता है और जिन्वो को दूर फेंक देता है और इसके शरीर पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। जिन्वो, लगता है तुम मर चुके हो। अब तुम क्या करोगे? हाँ, मैं कैसे भूल गया, ये वो दुनिया है जहाँ पर ताकतवर लोग ही जिंदा बच पाते हैं। दुनिया जो कि भरी पड़ी है अहंकार, धोखेबाज और मतलबी लोगों से। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ? अब मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। दुश्मन, हाँ, ये सिस्टम मुझे इन्हें जान से मारने के लिए कह रहा है। क्या ये सिस्टम मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्यों? हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सिस्टम मुझे बचाना चाहता है। सिस्टम चाहता है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अगर तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और जिन्वो वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अरे यार, तूने पूरी ताकत से हमला नहीं किया क्या? मैं भूल गया था, तुम ताकतवर इंसान हम जैसे को अपने पैरों की धूल समझते हैं, लेकिन तुम सभी लोग एक बात को भूल रहे हो। वक्त आने पर एक शिकारी भी शिकार बन जाता है। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे सर, आप पीछे जाइए, ऐसे मैं देखता हूँ। क्या बे, ज्यादा पंगे ले रहा है? लगता है तुझे मेरी बात अभी तक समझ नहीं आई। शिकारी शिकार बनेगा है तो हमें शिकार कहना चाहता है क्या? तू शिकार करेगा हमारा? है साले कमजोर से हैं? और ऐसा कहते ही जिन्वो डैगर से इसका गला काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये तो एक डी रैंक का हंटर था। इसने उसे कैसे मार दिया? ये मामूली सा ई रैंक का हंटर उसे कैसे मार सकता है? जिन्वो ने पहली बार अब किसी इंसान की जान ली है। भले ही ये सिस्टम के इशारों पर चल रहा है, लेकिन अब जिन्वो एक खूनी बन चुका है। पर अब ये कर भी क्या सकता था? अगर जिन्वो इसकी जान नहीं लेता तो सिस्टम इसकी धड़कन को रोक देता और अब कुछ नहीं हो सकता। अपना जिन्वो एक क्रिमिनल बन चुका है। यही कुदरत का कानून है। ताकतवर जिंदा रहते हैं और कमजोरों की मौत होनी तय है। डोंग सुक की टीम स्प्लिट होकर जिन्वो पर हमला करने लगती है, पर जिन्वो बहुत ज्यादा तेज होता है और डैश एबिलिटी का यूज करके इनके अटैक से बचकर काउंटर अटैक परफॉर्म करता है और पैरालाइज और ड्रेन एबिलिटी का यूज करके इन दोनों को मार देता है। एक्सबो वाला हंटर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन शूट करने से पहले ही जिन्वो इसे मार देता है। Q1 बॉम्ब एबिलिटी का यूज करके हमला करता है, पर जिन्वो के सामने अब कोई भी चीज असर नहीं करने वाली है। यही होता है जब शरीफ शराफत छोड़ता है। सुनजिन बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब ये डंजन बॉस से लड़ रहा था, ये तो तब से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। डोंग सुक देख कर डर जाता है। तुमने मेरी पूरी टीम को मार दिया, वो भी 15 सेकंड में। तुम क्या हो? क्या तुम कोई राक्षस हो गया? तुमने ही उस मॉन्स्टर को मारा है ना? सच बता, तू मुझे इतने हल्के में मत ले। मैं कोई मामूली सी रैंक हंटर नहीं हूँ। और ऐसा बोलकर डोंग सुक रीइंफोर्समेंट एबिलिटी का यूज करता है और अपने शरीर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना लेता है और कूदकर जिन्वो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुनजिन इसके मुंह को पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर डोंग सुक के होश उड़ जाते हैं। अरे यार, मुझे छोड़ दे भाई, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे मत मार। तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मुझे माफ कर दे। पैसे चाहिए? ये ले भाई, सारे पैसे ले ले यार, प्लीज मुझे छोड़ दे। 3 बार तूने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की थी ना, और तू चाहता है कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ, अरे छोड़ दे यार, गलती हो गई। तूने कहा था ना, यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो डंजन से बाहर नहीं जाती। साले, तू मेरे भाई को नहीं जानता। और तभी जिन्वो इसका गला काट देता है। मुझे तेरे भाई को जानना भी नहीं है। और इसी के साथ एक और क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाती है। ये देखकर जिन्हो को उल्टी आने लगती है। बॉस के हारने की वजह से डंजन टूटने लगता है और दोनों सही सलामत इस डंजन से बाहर निकल जाते हैं। जब इंस्पेक्शन के लिए हंटर एसोसिएशन की ऑफिसर यहाँ पर आती है, तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक डी रैंक और एक सी रैंक हंटर को छोड़कर बाकी सभी लोग कैसे मर गए। पर जिन्हो के वेपन्स को देखकर इस ऑफिसर लड़की को गलत फहमी होने लगती है कि पक्का जिन्हो ने ही सभी मॉन्स्टर्स को मारा होगा। इतने ज्यादा
महंगे वेपन्स होने की वजह से, और सुनजिन डरपोक बिल्ली की तरह एक कोने में जाकर छुप गया होगा और जिनवू को एक इमरजेंसी क्वेस्ट पूरा करने की वजह से एक नई स्किल मिल जाती है, द मर्डरस इंटेंट, जिसका यूज करके ये किसी भी ओपोनेंट की एबिलिटी को 50% तक गिरा सकता है। और मिशन के खत्म हो जाने के बाद अचानक से बारिश होने लगती है और जिनवू अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने जिन्हा को वो अम्ब्रेला दे दिया था। यहाँ पर एक होटल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं। कौन है ये आदमी, इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। अब इसके बाद हम जिनचुल के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर आकर कहता है, एक्सक्यूज मी सर, जरा इसे देखिए, ये सी रैंक डंजन की रेड के बारे में है। यहाँ पर सिर्फ एक सी और एक डी रैंक हंटर को छोड़कर बाकी सभी 6 लोग मारे गए। शायद हो सकता है वो दोनों हंटर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले हों। डंजन्स में अक्सर ऐसा होता है। नहीं सर जी, बाहर निकलने से पहले उन लोगों ने डंजन बॉस को हराया था। जिन्हों नाम के एक डी रैंक हंटर के पास बहुत ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स थे। शायद हो सकता है कि उसी ने बॉस को हराया हो। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करो और डिटेल्स निकालो। सर दरअसल बात यह है कि जो जिन्हों के साथ जो हंटर था वो कोई और नहीं बल्कि डबल डंजन वाले हादसे को सरवाइव करने वाला जिन्वू है। क्या कहा तुमने, जिन्वू? अच्छा तो ये बात है। हाँ और सर सिर्फ इतना ही नहीं, मरने वाले 6 हंटर्स में से एक का नाम डोंगसुक है। अब मैं समझा, तुम इस रिपोर्ट को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? हाँ यहाँ पर जिनवू अपनी बहन जिन्हा के लिए फ्राइड चिकन और बियर लेकर आता है, जिसे देखकर जिन्हा हैरान हो जाती है। अरे वाह, आज कोई स्पेशल डे है क्या? स्पेशल डे का तो पता नहीं, लेकिन एक खुशखबरी है छोटी बहन, अब मैं कुछ महीनों के लिए मम्मी का हॉस्पिटल का बिल और घर का खर्चा पूरा कर सकता हूँ। खाना खाते हुए जिन्हा सुनजिन से पूछती है, भैया आपकी कल की रेड कैसी रही? आपको तो इस बार कोई चोट भी नहीं लगी ना? और मिशन के बदले इतने सारे पैसे भी मिल गए। लगता है आपकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप सभी ने मिलकर उस मॉन्स्टर्स की बैंड बजा दी होगी, है ना? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो बहन। देखा जाए तो उन्हें मारने से पहले मैंने एक बार भी नहीं सोचा अगर मैं पहले वाला सुनजिन होता तो डर के मारे कांपने लगता। शायद ये सब कुछ मेरी रीअवेकनिंग की वजह से हो रहा है, पर वो मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि इंसान थे। पर अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ताकतवर बनना होगा जिंदा रहने के लिए और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही जिन्वू बियर पीता है, स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आती है कि इसके शरीर में एक जहरीला पदार्थ मिला है, जिसके बाद जिन्वू का शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इसे समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद सारी बियर को अपने रूम में लेकर जाता है और सभी को पीने लगता है, लेकिन सिस्टम हर बार जिन्वू की बॉडी में से अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे कि जिन्वू को नशा नहीं चढ़ता है। तभी स्क्रीन के ऊपर एक और नोटिफिकेशन आ जाती है, द ग्रेट स्पेलकास्टर कांडियारू ने आपको एक लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। ये दरअसल जिन्वू के डबल डंजन वाले मिशन का रिवॉर्ड है, जिससे कि इसका शरीर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को अपने आप ही डिटॉक्सिफाई कर देता है और इसकी रीजनरेटिव पावर को बढ़ा देता है। इसी रिवॉर्ड की वजह से जिन्वू को इसका कटा हुआ हाथ और पैर वापस मिला था। कुछ देर सोने के बाद जिन्हा इसके रूम में आकर कहती है, भैया कोई जिन्हा नाम का बंदा आपसे बात करना चाहता है। और ये क्या है, आपको इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए भैया, पता है ना अल्कोहल शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। अरे टेंशन मत लो बहन, मुझे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम एक कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ पर सुनजिन जिन्हो को कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम वापस से मिल पाएंगे, मुझे अपने इंसेक्ट स्टोन्स देने के लिए शुक्रिया। वैसे तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि इस डंजन में क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। वैसे भी आपने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था सर, अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें जान से मार देते। वैसे मुझे आपसे काम था सर, मैं एक नई टीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या प्लीज आप मेरा साथ देंगे? पर जिन वो साफ ही मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, सिर्फ 19 रेड। 19 रेड? क्या तुम एक गिल्ड मास्टर बनने के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ आपने सही कहा, मैं एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे 20 डंजन रेड का एक्सपीरियंस चाहिए है जिन्वो, जिसमें से एक हो चुका है। मेरे डैड की कंपनी को संभालने के लिए मैंने सारी पढ़ाई कर ली है, इसलिए रिटन टेस्ट क्लियर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे मेरी कंपनी के लिए एक गिल्ड मास्टर बनना ही होगा। डंजन जितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके अंदर मिलने वाले रिसोर्सेज और वेपन्स उतने ही ज्यादा कीमती होते हैं। अगर जिन्हो गिल्ड मास्टर बन जाता है तो इसकी टीम को सबसे ज्यादा डंजन्स क्लियर करने का मौका मिलेगा, यानी कि उन डंजन से मिलने वाले सारे रिसोर्सेज जिन्हो की कंपनी के हो जाएंगे और इनका बिजनेस बढ़ने लगेगा। मेरे डैड चाहते हैं कि एक एस रैंक हंटर गिल्ड मास्टर बने। वो एक गिल्ड को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। अगर हमने दूसरे गिल्ड से किसी एस रैंक हंटर को खरीदने की कोशिश की तो वो लोग हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। और मेरे बड़े भैया की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकते हैं, यानी कि मैं ही मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। जिन्वो तुम भी अपनी पावर्स को छिपाकर रेड करना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ऊपर से अगर मैं एक ई रैंक हंटर के साथ रहकर गिल्ड मास्टर बन जाता हूँ तो मेरे डैड को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स को देखो एक बार, इन बिल्डिंग्स को हम अपनी टीम का हेडक्वार्टर बनाने वाले थे। मार्केट में इसकी वैल्यू 30 करोड़ है इस वक्त। ये मेरा ऑफर है तुम्हें जिन्वो, 19 सक्सेसफुल डंजन रेड्स के बदले मैं तुम्हें 30 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर जिन्वो अपने मन में सोचता है कि अगर बहुत पहले इसे ये ऑफर मिला होता तो खुशी के मारे नाचने लगता, लेकिन अब बात अलग हो चुकी है। मैं इस दुनिया का इकलौता इंसान हूँ जो कि वक्त के साथ ताकतवर बनता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे एस रैंक हंटर बनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उस हिसाब से तो 30 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, ऊपर से दूसरों के साथ काम करने में खतरा भी है। मुझे माफ कर देना जिन्हो, पर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन ये सुनकर जिन्हो इसे घूरने लगता है, जिसे देखकर जिन्हो के पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पर एस रैंक हंटर डोंगसू अपने छोटे भाई की मौत के बारे में सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी असिस्टेंट लॉरा से कहता है कि डंजन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ। लॉरा, अगर मैं दूसरी कंट्री में जाकर किसी को जान से मार दूं तो क्या होगा? सर अगर उस कंट्री में हंटर्स को लेकर स्पेशल लॉ तैयार किए गए होंगे तो आपको जेल हो सकती है, वरना आपकी कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। पर अगर ऐसा होता
है तो आप कुछ न कुछ कर अपनी सजा को माफ करवा सकते हैं। ठीक है, मेरे जाने की तैयारी करो। पर सर इससे आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। कुछ महीनों के लिए आपका स्केड्यूल फिक्स है सर। अगर ऐसा है तो मैं कुछ और महीने रुक जाता हूँ। डी रैंक हंटर जिन्हो और ई रैंक हंटर संग जिन्हो, हाँ तुम अब नहीं बचने वाले। यहाँ पर अगले दिन हम पार्क में देखते हैं जहाँ पर जिन्वू और जिन्हा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और भागते हुए जिन्वू जिन्हा से पूछता है, जिन्हा अगर हमारे पास 30 करोड़ रुपए आ गए तो तुम उसका क्या करोगे? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले उन पैसों से मम्मी के हॉस्पिटल का बिल भरूंगी और उसके बाद अपनी कॉलेज फीस को। डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही जिन्वू रिवॉर्ड लेने वाला होता है तो उसे देखता है कि रनिंग के गोल्स अचीव होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा किलोमीटर ऐड हो चुका है और पुशअप्स मारकर इस चीज को कंफर्म करता है। जिन्वू देखना चाहता था कि अकाउंट्स कितने तक बढ़ सकते हैं, इसलिए वापस भागने लगता है। कुछ देर बाद इसे पता चलता है कि सिस्टम गोल के डबल होने की बात रुक जाता है और इस बार जब जिन्वू रिवॉर्ड लेता है तो इसे लूट बॉक्स में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्लैश्ड रैंडम लूट बॉक्स और कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। और कर्स्ड वाले को सिलेक्ट करने के बाद इसे एक अजीब सी चाबी मिलती है जिससे कि ये डीमन कासल नाम के एक एस रैंक के डंजन के अंदर जा सकता है। डीमन कासल में इसे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जिससे कि ये एलिक्सर ऑफ लाइफ को बना सकता है, एक ऐसा पोशन जिसे पीने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। ये पढ़कर जिन्वू मुस्कुराने लगता है क्योंकि इसका यूज करके ये अपनी मॉम की बीमारी को ठीक कर सकता है। यानी कि जिन्वू के पास अब बस एक ही चारा बचा है, एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना। डंजन में एंटर करने के बाद जिन्वू की स्ट्रेटेजी साफ थी। अगर इसे लगा कि ये उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता तो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके इस डंजन से बाहर निकल जाएगा और कोई रिस्क नहीं लेगा। और तभी इसका सामना हेल्स गेट के गेटकीपर सर्बिरस से हो जाता है। जिन्वू डैश एबिलिटी का यूज करता है और इस मॉन्स्टर पर लगातार हमले करता है, पर इससे इस मॉन्स्टर को कोई भी डैमेज नहीं होता है। इसके बाद जिन्वू मर्डरस इंटेंट का यूज करता है और इसकी एबिलिटी को 50% तक गिराने की कोशिश करता है, पर ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद जिन्वू कसाना ब्लेड का यूज करके इस मॉन्स्टर के मुंह पर हमला करता है, पर इसकी पैरालिसिस और ड्रेन एबिलिटी भी काम नहीं करती है। मॉन्स्टर अपने दांतों से इसके एक हाथ को उखाड़ देता है और अपने पंजों से जिन्वू पर हमला कर देता है, जिससे कि इसकी हेल्थ ऑलमोस्ट आधी रह जाती है। जिन्वू जैसे भी करके इसके हमलों से बचकर भागने लगता है, लेकिन तब ये मॉन्स्टर अपनी रेज एबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि इसकी पावर 3 मिनट के लिए 100% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इससे पहले कि जिन्वू कुछ रिएक्ट कर पाता, मॉन्स्टर अपने पंजों से हमला करके इसे दूर फेंक देता है, जिससे कि इसकी हेल्थ और भी कम हो जाती है। मौत को नजदीक आते हुए देखकर जिन्वू फुल रिकवरी का यूज करता है और कूदकर इस मॉन्स्टर की आंखों को फोड़ देता है, पर रेज एबिलिटी की वजह से इस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता है। ये गुस्से से भरा हुआ मॉन्स्टर जिन्वू को मार मार कर इसकी हेल्थ को 20% से भी नीचे लेकर आ जाता है। अगर मैं किसी तरह तक 30 मिनट तक सरवाइव कर गया तो शायद इसे हरा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नामुमकिन है। मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लेना चाहिए। पर तभी मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसके हाथों से वो स्टोन गिर जाता है। शिट, मुझे क्या करना चाहिए? अगर इसने मुझे 2 बार और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। अरे हाँ, स्टोर, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। हीलिंग पोर्शन 300 का एक है। हाँ, एक काम करता हूँ, 3 खरीद लेता हूँ। नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला। कज़ाका का जहर, लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसे भी ट्राई कर लेता हूँ। जहर पीते ही जिन्वू की स्ट्रेंथ 20% बढ़ जाती है, पर इसकी मसल पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि डबल डंजन के रिवॉर्ड की वजह से इसकी बॉडी जहर को डिटॉक्सिफाई कर देती है। बॉटल गिरने की आवाज से मॉन्स्टर को इसकी लोकेशन का पता चल जाता है और कूदकर जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन कज़ाका के जहर की वजह से जिन्वू की स्किन हार्ड हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगती है। 3 मिनट पूरे होने की वजह से इस मॉन्स्टर की रेज एबिलिटी खत्म हो जाती है और इसकी आंखों पर जिन्वू ने जो हमला किया था उसका असर दिखने लगता है। इसका फायदा उठाता है और जिन्वू लगातार इस पर हमले करता है, पर मॉन्स्टर जिन्वू को पकड़ लेता है और दांतों से इसे चबाने लगता है, पर जिन्वू हार नहीं मानता और लगातार इसकी दोनों आंखों पर हमला करता है और फाइनली एक फिनिशिंग ब्लो देकर इसकी आंखें फोड़ देता है, जिससे कि ये मॉन्स्टर मर जाता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है कि आपने हेल्स गेट कीपर सर्बुरस को हरा दिया है एंड यू हैव बीन लेवल्ड अप। आइटम्स एक्वायर्ड, डीमन कासल्स डोर की, सर्बुरस फैंग्स एंड गेट कीपर्स कॉलर, जिससे कि जिन्वू की एजिलिटी और परसेप्शन दोनों 20% बढ़ जाती हैं और इसके अलावा इसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है, पर इस पोर्शन को बनाने के लिए इसे 3 और आइटम्स चाहिए रहेंगी, जो कि सिर्फ डीमन कैसल में ही मिल सकती हैं। अगर मैं अभी उस डीमन कासल में गया तो पक्का मारा जाऊंगा, पर मैं वापस जरूर आऊंगा और ये मेरा वादा है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर जिन्वू अपनी मॉम से मिलने आता है और मन में कहता है, एक ऐसा आइटम हाँ जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, शायद मैं इससे अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए रहेंगी, मुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे, पर इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी उस डंजन में जाना यानी कि अपनी मौत को अपने ही हाथों से लिख देना। मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, मुझे अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। यहाँ पर हम वापस से कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर सुंगजिन जिन्वू को कहता है, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ 19 डंजन रेड्स में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जिन्वू खुशी के मारे नाचने लगता है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। पर सी रैंक डंजन में जाने के लिए एटलीस्ट 8 लोग चाहिए यार। तो क्या हुआ, हम डोंगसुक की तरह न्यू मेंबर्स को हायर करेंगे। पर बॉस, इसमें तो खतरा है। तुम इसे ऐसे समझो, अगर सिर्फ हम दोनों अंदर जाएंगे तो बिना किसी दुर्घटना के आराम से 19 रेड्स को क्लियर कर सकते हैं। सोचो तुम्हारे पापा कितने खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने एक ऐसी टीम बनाई है जो कि बिना अपनी जान गवाए 19 डंजन रेड्स को क्लियर करने के काबिल है। तुमने सही कहा बॉस, हम ऐसा ही करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मेंबर्स और डंजन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम स्टेडियम में देखते हैं, जहाँ पर एस रैंक हंटर चाहिन रनिंग कर
रही होती है और दूर से एक आदमी चोरी छिपे इस पर नजर रखे हुए है, पर चाहिन की नजरों से बच नहीं पाता है और पकड़ा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है यून बिहोमकिल भाई क्या ये कितने अजीब अजीब से नाम होते हैं इनके। और मैं यूजिन कंस्ट्रक्शन के पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। यहाँ पर जिन्हो के पापा उसे कहते हैं, आज से 10 साल पहले दुनिया में डंजन्स खुलना शुरू हुए थे बच्चे, और उस दिन के बाद से चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी बदल रही है। यूजिन कंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए अब हमें माना क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी बच्चे, क्योंकि सिर्फ हंटर्स ही ला सकते हैं। और इन्हें संभालता कौन है? हंटर एसोसिएशन, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। हंटर एसोसिएशन ही इन हंटर्स को चूज करती है, रैंक देती है, उन्हें रजिस्टर करती है और डंजन्स में रेड करने के लिए भेज देती है। पर डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का काम गिल्ड करती है, एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जो कि डंजन रिसोर्सेज को बेचकर बहुत अमीर बन चुकी है। इनमें से हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड और नाइट्स गिल्ड दुनिया के 5 सबसे ज्यादा अच्छे गिल्ड्स हैं। और मैं सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकता। हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। डंजन के रिसोर्सेज को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए, इसलिए मैं भी एक गिल्ड तैयार करना चाहता हूँ। अगर पापा की कही हुई बात सच भी है, तब भी मेरे भाई की बिजनेस पार्टनर के लिए एक एस रैंक हंटर को चूज करना खतरे से खाली नहीं होगा। पर अगर मैं गिल्ड मास्टर बन जाता हूँ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे ये करना ही होगा। यहाँ पर पार्क में हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि अपनी डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है, लेकिन पिछली बार की तरह इसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज सिस्टम में काउंट नहीं की जाती है। यानी कि सीक्रेट क्वेस्ट में मिलने वाला कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स इसके हाथ से अब जा चुका है। इसके बाद जिन्वू रैंडम लूट क्वेस्ट को ओपन करता है, इस उम्मीद में कि इसे डीमन कासल की जैसी कोई कीमती चीज मिलने वाली है, पर इसे मिलता है बिंगो वाला गेम, जिसे देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। घर जाते हुए सुनजिन अपने मन में कहता है, मैं अब लेवल 26 पर पहुंच चुका हूँ। डेली क्वेस्ट के इन छोटे मोटे रिवॉर्ड से अब काम नहीं चलने वाला। ताकतवर बनने के लिए मुझे सी रैंक के डंजन्स में जाना ही होगा, पर जिन्हो की मदद के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे हाँ, पेनाल्टी जोन, अगर मैं उस सेंटीपीड से लड़ जाता हूँ तो? अरे नहीं यार, अब उससे बचना तो आसान है, पर शायद उसे हराना नामुमकिन है, और उसे हराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कुछ अवार्ड वगैरह मिलेगा। और मैं करूँ तो क्या करूँ यार। तभी सुनजिन को एक डी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करने का एक नोटिस मिलता है, जो कि हंटर एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। हंटर एसोसिएशन एक अर्जेंट टीम तैयार कर रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि अब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। मना कर दो क्या? एक काम करता हूँ, चला ही जाता हूँ। वैसे भी कुछ नहीं से तो ये बेहतर ही है। यहाँ पर हम किंडोज स्पोर्ट्स एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ट्रेनिंग के बाद अपने एक स्टूडेंट से बात करते हैं, और वो स्टूडेंट सॉन्ग से कहता है, मास्टर मैं आपको एक बार भी नहीं हरा पाया यार। मैं तो नहीं आसानी से नहीं हारने वाला। तभी मिस्टर सॉन्ग को भी डी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करने का नोटिफिकेशन मिलता है। मास्टर जी, आप हंटर की जॉब से रिटायर नहीं हो रहे क्या? रिटायर? वैसे तुम सही कह रहे हो। मेरे जैसा एक हाथ वाला बुड्ढा अब कर भी कह सकता है, पर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम मिस्टर किम के घर में देखते हैं, जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और तभी इसे भी वही नोटिफिकेशन मिलती है। और गाइस, दरअसल ये वही लोग हैं जिन्हें हमने इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि उस एस रैंक के डंजन में सही सलामत बाहर निकल गए थे। और इस नोटिफिकेशन को सुनकर इसकी बीवी कहती है, आपको नहीं लगता कि आपको हंटर के अलावा अब कुछ और जॉब कर लेनी चाहिए? पिछली बार आप मरते मरते बचे थे। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। प्लीज ये सब छोड़ दीजिए ना। नहीं, हमारी छोटी बेटी यूनजी कल से एलकेजी में जाने लगेगी, और हमारी बड़ी बेटी यूनहा के भी मिडिल स्कूल से शुरू होने वाले हैं। दोनों को पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी चिंता मत करो, हंटर एसोसिएशन हम जैसे कमजोर हंटर्स को किसी खतरनाक डंजन में कभी नहीं भेजेगी। पिछली बार जो हुआ था वो बस एक दुर्घटना थी। यहाँ पर हम हंटर्स गिल्ड के हेड क्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर एस रैंक हंटर बेरोंक्यो गिल्ड मास्टर चोई से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस इंटरव्यू में भेजने की? वो इंटरव्यू बस एक टाइम वेस्ट था। पर मुझे तुम्हारे आंसर्स बहुत अच्छे लगे, तुमने बढ़िया काम किया। ओए चुप हो जाए। पहली बात, वो इंटरव्यू दरअसल तुम्हारे लिए था, ना कि मेरे लिए, ठीक है ना? पर उन्हें एक अच्छे कैरेक्टर वाला हंटर चाहिए था, जो कि अपनी जॉब को सीरियसली परफॉर्म करता हो। क्या मैं तुम्हें किसी भी एंगल से वैसा हंटर लग रहा हूँ क्या? ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें मुझसे काम क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उस फाइल को देखो, यूजी कंस्ट्रक्शन खुद की एक गिल्ड बनाने वाली है, और ऐसा सुनने में आया है कि वो तुम्हारे गिल्ड के एस रैंक के हंटर्स को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ओए मुझे पता है इस बात के बारे में। बातें घुमाना बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ, समझ गए ना? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बात क्या है? जेजो आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डंजन को क्लियर करने की नाकामयाबी के बाद उस आइलैंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और समुद्र के किनारे से सर्विलेंस परफॉर्म करके लोगों को साल में एक बार उसकी जानकारी दी जाती है। हमारा शहर जेजो आइलैंड को भूलने की कोशिश कर रहा है, पर उस आइलैंड में जो कुछ भी हुआ था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं उस आइलैंड को आने वाले फ्यूचर में क्लियर करने के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे इसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, हमें नए साथी ढूंढने होंगे। लोगों के दिलो दिमाग से जेजो आइलैंड का डर हमेशा के लिए मिटाना होगा। बेक्यान हो, तुमने भी तो उस आइलैंड में किसी को खोया था ना? इसके बाद हम जेजो आइलैंड की कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं, जहाँ पर यूनसियोक नाम के एक एस रैंक के हीलर की मौत हो गई थी। यहाँ पर हम जूही को देखते हैं, जो कि फोन पर अपनी मम्मी से बात करती है। बेटी, कितने दिनों बाद तुमने कॉल किया? हाँ, सब तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा हंटर का काम कैसा चल रहा है? हाँ, तुम एक रेलर हो ना, फिर तो बाकी सभी लोग तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके रास्ते में आती हो? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा से डरपोती रही हो। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मत करो। यहाँ आकर हमारे बिजनेस में मदद कर सकते
पर ये सुनकर जूही गुस्से में आ जाती है और फोन काट देती है। क्या मैं सच में दूसरों के रास्ते में आती हूँ? शायद वो सच कह रही हैं, मैं यूजलेस हूँ, फिर मैं थोड़ी और कोशिश करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर जूही किचन में चली जाती है। तभी इसके फोन में वही नोटिफिकेशन आती है हंटर एसोसिएशन की। यहाँ पर बेक हॉनियो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में इसकी मुलाकात चाहिन से होती है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। चाहिन चोई से मिलती है। आज सुबह ट्रेनिंग करते हुए यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक बंदा मुझसे मिलने आया था। बात ये है कि उनकी कंपनी एक नया गिल्ड तैयार कर रही है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी गिल्ड मास्टर बनूं, पर चोई मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया है। मुझे लगा कि आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। हाँ, तुम्हारे डिसीजन को सुनकर मुझे राहत मिली। इसके बारे में मुझे आगाह करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगले दिन जिनवू डंजन रेड के लिए जाने लगता है। तभी जिन्हा यहाँ पर आ जाती है। भैया आजकल आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहने लग गए। मुझे यकीन नहीं आता कि आप वही सुनचिन हो जो कि हर रेड के बाद चोट की वजह से छुट्टी लेता था। लगता है आपकी ट्रेनिंग काम कर रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो बहना। जो भी हो, आज से मैं अच्छे खासे पैसे कमाने वाला हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर सॉन्ग भी डंजन की तरफ जाने लगते हैं। एक तलवारबाज होने के बावजूद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बजाय मैजिकल पावर्स पर भरोसा कर रहा है, यानी कि जिस चीज को ये बचपन से सीख रहा था डंजन के अंदर, वो तलवारबाजी किसी भी काम की नहीं है। और तभी इसकी मुलाकात जिनवू से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दोबारा से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सॉन्ग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कुछ ही महीनों में जिनवू इतना ज्यादा बदल चुका है। डंजन साइट पर पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात जूही, सॉन्ग और कांग से होती है, लेकिन किम और कांग जिनवू से नजरें नहीं मिलाते हैं क्योंकि उस दिन सभी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जिनवू को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जिनवू तुम कितने ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारा पैर भी पूरे तरीके से हील हो चुका है। तभी एक गाड़ी यहाँ पर आ जाती है जिसमें से 3 क्रिमिनल्स बाहर आते हैं। एक क्रिमिनल जूही को देखकर कहता है, ए बुढ़ला, ये देखो अपने साथ कौन है? ए, क्या तेरा बॉयफ्रेंड है क्या ये? हाँ, क्या बोलती है? हाँ, अब उनके साथ चलेगी क्या? हाँ? तभी एक सूट पहना हुआ आदमी इन क्रिमिनल्स का मुंह बंद करवा देता है। अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की एक ऑफिसर बताती है कि हथकड़ी पहने हुए ये क्रिमिनल्स असल में आज के डंजन रेड में पार्टिसिपेट करने वाले सब्स्टिट्यूट हंटर्स हैं और रेड में हिस्सा लेकर ये क्रिमिनल्स अपनी सजा को कम करवाते हैं। ऊपर से इन पर नजर रखने के लिए बी रैंक हंटर और इंस्पेक्टर कांग ताइशिक भी है, जो कि इन तीनों क्रिमिनल से बहुत आसानी से निपट सकता है। ये सुनकर जिनवू जूही से कहता है, मुझे नहीं पता ये अच्छा आइडिया है या नहीं, पर मेरे हिसाब से तुम्हें इस रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जूही। और तुम जिनवू? मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो फिर मैं भी जाऊंगी। कांग ताइशिक उन क्रिमिनल्स की हथकड़ियों को खोल देता है। अगर तुम में से किसी ने भी होशियारी करने की कोई भी कोशिश की तो तुम्हें मारूंगा पहले और तुम्हारा कसूर बाद में पूछूंगा। आई बात समझ में? इसके बाद कांग जिनवू और सॉन्ग को, आप लोग चिंता मत कीजिए, उन क्रिमिनल्स पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप में से कौन इस टीम का लीडर बनना चाहेगा? ये सुनकर सॉन्ग जिनवू को कहता है, क्या मैं लीडर बन जाऊँ? हाँ जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनवू, मुझे चांस देने के लिए शुक्रिया। उस दिन मेरी वजह से 7 लोगों की जानें गई थी, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुमने हम 5 लोगों की जानें बचाई हैं, तो बाकियों की तरफ से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हम सब तुम्हारे आभारी हैं जिनवू। तुमने उस दिन जो हमारे लिए किया वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद सभी लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन के अंदर क्रिमिनल्स और हंटर्स का सामना गॉब्लिन के एक ग्रुप से हो जाता है। जिनवू को लड़ते हुए देखकर, सोचिन बेटा, तुम तो पहले से ज्यादा तेज हो गए हो, और तुम्हारे पास इतना अच्छा डैगर कहाँ से आया? हाँ, सॉन्ग ने सही कहा। देखा जाए तो आज तुम्हें चोट भी नहीं लगी है जिनवू। आई होप तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है जूही, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है। जिनवू को देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि जिनवू सिर्फ ताकतवर ही नहीं बना है, बल्कि इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है। अब जिनवू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और आगे बढ़ते समय इन्हें 3 रास्ते नजर आते हैं, जिसे देखकर कांग ताइशिक कहता है, एक काम करते हैं, 3 दिन के ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क तो है, पर अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वक्त से पहले डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मैं क्रिमिनल्स के साथ राइट वाले रास्ते में जाऊंगा। अगर बॉस का चेंबर तुम्हें दिख जाए तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देना। और जिनवू को अपनी परसेप्शन एबिलिटी से पता चल जाता है कि बॉस चेंबर लेफ्ट वाले रास्ते में है। छोटे मोटे गॉब्लिन्स को मारने से जिनवू ताकतवर नहीं बनने वाला है, इसलिए बॉस को हराने के लिए सॉन्ग से कहता है कि हम लेफ्ट वाले में जाते हैं, और लेफ्ट वाले को चूज कर लेता है, यानी कि किम और कांग बीच वाले रास्ते से जाएंगे। टनल के अंदर जाने से पहले कांग जिनवू को घूरने लगता है और जाते समय एक छोटी सी स्माइल करता है। बीच वाले रास्ते में किम और कांग सिर्फ गॉब्लिन से मिलते हैं, जिन्हें हराकर किम कांग को कहता है, जब तक हमारा सामना गॉब्लिन से हो रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे कमजोर हंटर्स को सिर्फ लो रैंक की डंजन्स में बुलाया जाता है। सही कहा ना मैंने? अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, पहले वाली डंजन में भी हमने यही सोचा था, और आपने देखा ना हमारे साथ क्या हो गया। नहीं, मैंने सोच लिया है, इस रेड के खत्म होते ही मैं जिनवू से माफी मांगने वाला हूँ। तुम्हें भी ये बात खाई जा रही है ना? एक बच्चे को अकेला छोड़कर हम वहाँ से गायरों की तरह भाग गए थे। भले ही वो सब कुछ हमने अपने परिवार के लिए किया, लेकिन हमने जिनवू को धोखा दिया था। अगर हमें हंटर्स बने रहना है तो हमें इससे फेस करना ही होगा। पर क्या आपको लगता है कि जिनवू हमें माफ कर देगा? हाँ? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उसका फैसला चाहे जो भी हो, मैं फिर भी उससे माफी मांगने वाला हूँ। इधर क्रिमिनल्स उन सभी गॉब्लिन्स को खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। ये देखकर कांग कहता है कि अगर ये गॉब्लिन्स इंसान होते तो क्या तुम इन्हें ऐसे ही मारते क्या? हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजरों में ये सभी खिलौने हैं, चाहे इंसान हो चाहे गॉब्लिन। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कांग ताइशिक को कहता है कि 3 आदमियों ने मिलकर मेरी बेटी का रेप किया था, जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली। इस दुर्घटना से इसकी वाइफ को एक गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन वो तीनों कमीने कुछ सालों में ही जेल से आजाद हो जाएंगे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर से वो लोग हंटर्स हैं, जो कि डंजन रेड्स में पार्टिसिपेट कर अपनी सजा को कम करवा सकते हैं। ये कैसा इंसाफ है? उन कमीनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये लो 3 बिलियन रुपए, सारे पैसे
पैसे रख लो, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों को जान से मार दो। तुम तो जानते ही हो कि डंजन में जो कुछ भी होता है वो डंजन से बाहर नहीं जाता है। प्लीज मेरा ये काम कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और कांग इन सभी से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर को कहने वाला हूँ कि तुम तीनों का सामना 100 गॉब्लिन्स के एक बड़े से झुंड के साथ हो गया था जिसमें तुम्हारी मौत हो गई। यहाँ पर किम और कांग डंजन की भूल भुलैया में फंस जाते हैं और फाइनली जब इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है तो देखते हैं कि कांग ताइशिक उन क्रिमिनल्स को जान से मार रहा है। टेंशन मत ले, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुझे, तुम तीनों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिसका मतलब है बॉस वाला चेम्बर लेफ्ट वाले टनल में है। लगता है मुझे मेरे प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर किम और कांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर जिनवू अपने मन में कहता है कि वो कांग ताइशिक अपने सीनियर इंस्पेक्टर के साथ मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया था जब इसे पहले चोट लग गई थी। आई होप उसने मुझे पहचाना ना हो। और तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही लोग आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें मिस्टर कांग और तीनों क्रिमिनल्स मरे हुए मिलते हैं। तीनों की लाश नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और थोड़ी ही दूरी पर मिस्टर कांग अधमरी हालत में बैठे हुए थे। ये देखकर जिनवू कहता है, जूही जल्दी से मिस्टर किम को ठीक करो, जल्दी। जूही मिस्टर किम को ठीक करने की कोशिश करती है पर इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। सॉन्ग समझ जाता है कि ये काम किसी मैजिकल बीस्ट का नहीं है बल्कि एक इंसान का है और जिसने भी ये किया है उसका मकसद मिस्टर किम को तड़पा कर मारना था। किम जूही को कहते हैं, इन सब का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जिंदा रहना होगा, वापिस से मरने की बात मत करना। आप अगर आप नहीं होंगे तो मैं ब्लेम किसको करूंगा? मुझे माफ कर देना जिनवो, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए दिल से सॉरी। इसी के साथ मिस्टर किम भी अपना दम तोड़ देते हैं। दूर से कांग इन सभी पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही इन पर भी हमला करने की कोशिश करता है पर जिनवू इसे रोक लेता है। कहना पड़ेगा तेरे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा ही तेज हैं। मैं चाहता था कि तुम्हारी हीलर को पहले उड़ा दूं, पर तूने तो इसकी किस्मत ही बदल दी। जिनवू, ओए कांग ताइशिक, तू तो हंटर एसोसिएशन का ऑफिसर है ना, तो फिर तूने ये सब कुछ क्यों किया? हाँ मुझे एक नई थ्योरी मिल गई। पहले तो मैं कहने वाला था कि 100 गॉब्लिन से इन तीनों क्रिमिनल्स को मारा है, लेकिन अब मैं कहूंगा कि इन तीनों क्रिमिनल्स का भागने का प्लान था, इसलिए इन तीनों ने तुम सभी को मार डाला। और जब मैं डंजन बॉस के साथ लड़ रहा था तब ये तीनों मुझ पर पीछे से हमला करने में फेल हो गए, जिसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस में इन सभी को मार डाला। क्या कहते हो, है ना एकदम परफेक्ट? जिनवू इसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर सॉन्ग इसे रोक लेते हैं। नहीं रहने दो, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। सॉन्ग जूही के मैजिकल स्पेल से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। कांग ताइशिक एक असैसिन टाइप का हंटर है जिनका डिफेंस बहुत वीक होता है और मिस्टर सॉन्ग इसी चीज का फायदा उठाना चाहते थे। अरे बुड्ढे, तेरे पास मैजिकल पावर्स है ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ। तलवार पकड़कर तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा? हाँ, कांग ताइशिक इन पर हमला कर देता है पर सॉन्ग इनके हमले को रोक देते हैं और काउंटर अटैक परफॉर्म करके इसे मारने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग हमला करने में तेज तो है पर इतने ज्यादा नहीं। जूही सॉन्ग की चोट को हील कर देती है। ये बेवकूफ हीलर मेरे रास्ते में आ रही है, पहले इसे ही मारता हूँ। पर सॉन्ग पीछे से इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अपने दुश्मनों को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। मैंने बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स को ट्रेन किया है। तलवारबाजी में तो मुझे कभी नहीं हरा सकता। हाँ, तू शायद सही कह रहा है, पर फिजिकल पावर्स की एक लिमिट होती है, तो एक असैसिन जितना तेज नहीं हो सकता है। सॉन्ग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और जूही दोबारा से इन्हें हील करने की कोशिश करती है पर इसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी हैं। अब तो तेरी हीलर भी किसी काम की नहीं। गेम ओवर। पर तभी सॉन्ग अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हैं और इसे जलाने की कोशिश करते हैं पर बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। जैसे ही कांग इन पर हमला करने ही वाला होता है जिनवू बीच में आकर इनकी जान बचा लेता है। साले, तो फिर बीच में आ गया। तू आखिरकार है कौन? हाँ, मैं हूँ सुंग जिनवू, एक ई रैंक का हंटर। ई रैंक का हंटर? क्या मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? हाँ, तुमने एक बार मेरे अटैक को रोक दिया, लेकिन दो बार मेरे अटैक को रोकना ये इम्पॉसिबल है। सच बताओ, तुम अपनी स्किल्स को छिपा रहे थे ना? देखकर तो लगता है कि लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं, यानी कि तू पहले रैंक का तो नहीं है, क्योंकि वो किसी भी विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, सेकंड अवेकनिंग। ये सुनकर सॉन्ग और जूही हैरान हो जाते हैं। फिर तो ये डबल डंजन की बात हुआ है क्या? डबल डंजन? एक सेकंड, क्या ये वही कमजोर ई रैंक का हंटर है? लेकिन इसका दिखने का और चलने का ढंग पूरे तरीके से बदल चुका है। ऊपर से माना रीडिंग में इसकी रेटिंग तो 10 दिखा रहे थे, यानी कि इसकी सेकंड अवेकनिंग उसके बाद हुई है। इसने डबल डंजन को सरवाइव कैसे किया? खैर कुछ भी हो, मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि तुझे हंटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चल तुझे आज दिखाता हूँ एक शिकारी शिकार कैसे करता है। तुमने ये सब क्यों किया? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब इन क्रिमिनल्स को मारना? हाँ, इन कमीनों ने एक लड़की का रेप किया था और उस लड़की के पापा ने इन्हें जान से मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। इसे इंसाफ दिलाना कहते हैं। मैं मिस्टर किम और कांग की बात कर रहा था। तुमने उन दोनों को क्यों मारा? क्या ये उनका मुंह बंद करने के लिए था? तो तू ये चीज उन्हें बिना तड़पाए भी कर सकता था। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ लड़की के पापा के कहने पर था। तुम्हारा इरादा कुछ और है। ये सुनकर कांग एक इविल स्माइल करता है। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर कांग उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक गलत फहमी हुई है। मैं वो बी रैंक हंटर हूँ जिससे बड़े बड़े गिल्ड्स को ज्वाइन करने के ऑफर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चिंदे से हंटर एसोसिएशन की नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। इसके बाद ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिनवू की स्पीड को देखकर सॉन्ग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लाजवाब, पहले वाला सुनजिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। जिनवू की स्पीड और स्किल्स कांग ताइशिक जैसी थी, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में जिनवू मार खा जाता है। पर कांग ताइशिक के मर्डरस इंटेंट ने सिस्टम को जगा दिया था। कांग ताइशिक, तुमने गलती कर दी है, लेकिन अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें जान
से मारने के लिए मुझे एक और कारण मिल गया है। इसे क्या हो गया? इस लड़ाई का एडवांटेज तो मेरे पास होना चाहिए। जिनवू डैश एबिलिटी का यूज करके इसके मुंह पर हमला करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कांग गायब हो जाता है। ये है मेरी स्टेल्थ एबिलिटी, जिससे कि मैं अपने शरीर, आवाज और यहाँ तक की खुशबू को भी गायब कर सकता हूँ। कोई नहीं जानता कि मेरे पास ऐसी स्किल्स भी हैं। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि दूसरों को बचाने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। और तुम दोनों चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा ही है। अब बता जिनवू, टूटे हुए पैर के साथ मेरे अगले हमले को कैसे रोकेगा? तुम्हारी बकवास खत्म हो गई क्या? फुल रिकवरी। और एक ही सेकंड में जिनवू अपने पैर को हील कर देता है। ये क्या? इसने अपने पैर को हील कैसे कर लिया? मैंने आज तक एक भी कॉम्पैक्ट हंटर के बारे में नहीं सुना है जो कि मैजिक भी जानता हो। इसने और क्या क्या छिपा कर रखा है? ये इंसान तो खतरनाक है। जिनवू के चेहरे को देखकर कांग समझ जाता है कि जिनवू ने भी बहुत सारे इंसानों को जान से मारा है, लेकिन डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ कानून वगैरह काम नहीं करते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सिर्फ वो ही जिंदा बच पाता है। स्टेल्थ एबिलिटी के बाद भी जिनवू इसके सारे हमलों को आराम से रोक लेता है और जवाब में अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट करके कांग ताइशी को अपने डोमेन में ले लेता है। यानी कि इसका गेम ओवर। मरने से पहले कांग जिनवू से कहता है, कुदरत के कानून के हिसाब से मैं कमजोर हूँ, इसलिए अब मैं मारा जाऊंगा। पर तू चीज क्या है? तेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग, पॉइजन एबिलिटी सब कुछ है। मैंने तेरे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। हाँ, इस जवाब की तो मुझे भी तलाश है। ऐसा समझ लो कि मैं वो हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर बनता रहता है। मेरे मरने के बाद तेरा ये ई रैंक का नाटक खत्म हो जाएगा। अगर तू जो बोल रहा है वो सच है तो तेरा सामना बहुत खतरनाक चीजों से होने वाला है। मेरी बात याद रखना, अगर तुम किसी शैतान को घुरोगे तो वो भी तुम्हें वापस जरूर घुरेगा। और इसी के साथ जिनवू का अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद इसे मिलते हैं 5 एबिलिटी के पॉइंट्स और एक स्टेल्थ स्टोन भी मिलता है। कांग ताइशी को हराने के बाद सॉन्ग जिनवू से कहता है कि हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जिनवू। हाँ, कोई बात नहीं, अब प्लीज आप दोनों डंजन से बाहर चले जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। डंजन रेड कंप्लीट होने के बाद जिनचुल को कांग ताइशी की असलियत के बारे में पता चल जाता है और डंजन सर्वाइवर्स से मिलने आता है, जहाँ इसकी मुलाकात जिनवू से होती है। एक सेकंड, क्या तुम वही ई रैंक के हंटर जिनवू हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कुछ ही महीनों में इतने ज्यादा बदल चुके हो। खैर ये सब छोड़ो, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम में से कौन है जिसने कांग को हराया? ये सुनकर जिनवू को लगने लगता है कि अब इसके पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। पर तभी सॉन्ग कहते हैं, मैं ही हूँ जिसने उसे चांद से मारा। पर आप तो एक सी रैंक के हंटर हैं सर, आपने एक बी रैंक के हंटर को कैसे हराया? हाँ, दरअसल जूही ने मेरी इसमें मदद की थी। ये एक हीलर है। ये सुनकर जिनचुल अपने मन में कहता है, कांग ताइशिक बी रैंक हंटर्स में भी सबसे ज्यादा ताकतवर था। एक सी रैंक हंटर का उसे हराना सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, शुक्रिया। मुझे इस घटना पर एक रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। जिनवू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से समझ जाता है कि जिनचुल एक ए रैंक का हंटर है और अभी इससे पंगे लेना यानी कि मौत को गले लगाना। जाने से पहले सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होगा अपनी इस ताकत को छिपाने का जिनवू। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जान बचाने के बदले ये छोटी सी एक हेल्प है। 3 घंटे बाद जिस आदमी ने कांग ताइशी को पैसे दिए थे, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे कि ये बात साबित हो जाती है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस था। अब डंजन मिशन को खत्म करने के बाद जिन्हा और जिनवू घर जाने लगते हैं। तुम तो पूरे तरीके से बदल चुके हो जिनवू, और मुझे देखो, मैं आज भी वही डरपोक लड़की हूँ जो कि पहले थी। लगता है मैं हंटर बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने कितनी ही बार अपने इस डर को मिटाने की कोशिश की, पर हर बार नाकामयाब हो गई। मुझे ए, बी या फिर एटलीस्ट सी रैंक के डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक के डंजन्स को चूज किया, जहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई। और हर बार मैं ही तुम्हारी चोट को हील करती थी। शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा भी आता था जब तुम्हें बार बार चोट लग जाया करती थी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। जीने की चाहत और जुनून ने ही तुम्हें आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ये लो जिनवू, तुम इसे वापस रख सकते हो। मैं हंटर की जॉब से रिटायरमेंट ले रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वापस से अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। होपफुली हम लोग दोबारा से जरूर मिलेंगे। ठीक है जूही, जब ये दोबारा होगा तो हम लोग साथ में कहीं पर दोबारा से घूमने चलेंगे। इसके बाद जिन्हा यहाँ से चली जाती है और जिन्हू हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन की बातों को याद करने लगता है। डंजन मिशन के ओवर होने के बाद जिनचुल सुनजिन को कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक का हंटर कांग ताइशिक को हरा सकता है। तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ बच्चे, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा संभल कर रहो। डोंगसू की मौत वाले इंसिडेंट के बाद उसके छोटे भाई की नजर जिनहो और तुम पर है, क्योंकि उसे डंजन से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा बचकर आए थे। डोंगसू यानी कि वो छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने जरूर आएगा, और हमारे देश का कानून इतना ताकतवर नहीं है कि एक एस रैंक के हंटर से निपट सके। इसका मतलब है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे डीमंस भी डरा करते हैं अब तुम्हारे खून का प्यासा हो चुका है। अगर हो सके तो अपने परिवार को लेकर इस शहर से दूर चले जाओ। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो लगता है मुझे ताकतवर बनना ही होगा। अब इसके बाद हम सी रैंक के एक डंजन को देखते हैं, जहाँ जिनहो सुनजिन को उसकी नई टीम से मिलवाता है। अरे यार, ये कैसी टीम है? इसमें तो लंगड़े और प्याकड़ भरे पड़े हैं। चिंता मत करो बॉस, मैंने उन लोगों को सिलेक्ट किया है जो कि हंटर्स बनने के लिए क्वालिफाइड तो हैं, पर किसी कारण की वजह से काम नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वैसे भी हमें तो सिर्फ 8 लोग ही चाहिए ना सी रैंक के डंजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये सब तो ठीक है, पर हमारी टीम में एक बच्ची क्या कर रही है? दरअसल ये बच्ची जिन्हा की बेस्ट फ्रेंड सोनी है, जो कि जिन्हो की बात सुनकर इसे कहती है, हे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बल्कि एक क्वालिफाइड ई रैंक की हंटर हूँ, समझ गए ना? पर तुम एक स्टूडेंट हो ना, तुम्हें डंजन में जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है क्या? खैर छोड़ो, इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हो और मैं अकेले ही डंजन्स के अंदर जाएंगे और तुम सभी लोग बाहर रहकर हमारे आने का इंतजार करोगे। ये सुनकर एक हंटर कहता है, क्या ये बात सच है कि बाहर इंतजार करने के लिए आप हमें 3 मिलियन देने वाले हैं? हाँ ये सच है, हर दिन तुम्हें रेड के
3 मिलियन मिलेंगे और तुम्हारा काम सिर्फ बाहर रुककर हमारा इंतजार करना है। तुम्हें ऐसी डील और कहीं नहीं मिलेगी, बस आराम करो और 3 मिलियन घर को लेकर जाओ। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुमने इस डील के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें 30 मिलियन रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। समझ गई ना? यहाँ पर सुनजिन ने कांग ताइशिक को मारकर एक स्टेल्थ स्टोन को हासिल कर लिया है, जिसे तोड़कर ये एक नई स्किल को एक्वायर कर लेता है। और जिनहो भी अपने एक भारी से आर्मर को पहनकर डंजन रेड के लिए तैयार हो जाता है, पर ये सूट इतना ज्यादा भारी है कि जिनहो इसे एक ही उंगली से धक्का देकर गिरा देता है और बेचारा जिनहो उठ भी नहीं पाता है। कुछ समय बाद ये लोग फाइनली डंजन के अंदर चले जाते हैं और ये सब देखकर ये पियक्कड़ हंटर कहता है, एक डी रैंक और एक सी रैंक का हंटर अकेले ही इस डंजन में चले गए। हाँ, लगता है ये दोनों पागल हो चुके हैं। एक टीम को सी रैंक का डंजन क्लियर करने में एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं, पर जिनहो और सुनजिन आधे घंटे में ही वापस आ जाते हैं। ये देखकर ये पियक्कड़ हंटर कहता है, लगता है दोनों भाग कर आ गए। चलो शुक्र है ये लोग सही सलामत तो हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डंजन का गेट बंद होने लगता है, यानी कि इन दोनों ने उस डंजन के बॉस को अकेले ही हरा दिया है। ये देखकर हंटर्स के होश उड़ जाते हैं और जिनहो इन्हें कहता है, तो सभी लोग चलने के लिए तैयार हो जाइए, हम अगले डंजन में जा रहे हैं। आज हमें 3 डंजन्स को क्लियर करना है। और इसी के साथ सुनजिन और जिनहो अगले डंजन को क्लियर करने लगते हैं। एक तरफ जिनहो माना क्रिस्टल्स को हासिल करने का काम करता है, तो दूसरी तरफ जिनहो मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने का। गॉब्लिन्स के बॉस को मारने के बाद सॉन्ग जिन एक स्नेक को मारता है और फिर स्कॉर्पियंस को। और दिन के आखिरी रैंक के सी रैंक डंजन में जिनवो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का भी यूज करता है, जिससे कि वो अपने आप को कुछ समय के लिए गायब कर सकता है। जिनवो की नई एबिलिटी को देखकर जिनहो अपने मन में कहता है, इनके पास ये स्किल का भाई लगता है बॉस पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से जिनवो की डैश एबिलिटी भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनवो को मिलती हैं 2 नई स्किल्स, एडवांस्ड डैगर विल्डिंग और फेटल स्ट्राइक्स। पर इन्हें लगातार इस्तेमाल करने के लिए जिनवो के पास इतनी मैजिकल पावर्स नहीं है, यानी कि अब इसे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इतनी सारी स्किल्स को हासिल करने के बाद जिनवो मन में कहता है, क्या मुझे अब डीमन कासल में जाना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि अभी मैं ए और बी रैंक के बीच में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उस डंजन को अभी इस वक्त क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन तभी जिनवो को एक नया नोटिफिकेशन मिलता है, प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, आप एक जॉब चेंज क्वेस्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। पर हमारी तरह जिनवो को भी कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हम व्हाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय गिल्ड मैनेजर आंग को सी रैंक डंजन्स के पेपर दिखाकर कहता है, सर जी, एक टीम सी रैंक डंजन के राइट्स को 150 मिलियंस में खरीद रही है। टीम का लीडर यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बेटा है, जिसका नाम है जिनहो। ये देखकर आंग कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूजिन कंस्ट्रक्शन कंगाल हो जाएगी। ये अमीरों के तो अजीब ही शौक रहते हैं। एक सेकंड, सुंग जिनवू, ये तो एक ई रैंक का हंटर है। मैंने ये नाम पहले कहीं सुना हुआ है। अरे हाँ, ये तो वही डबल डंजन को सर्वाइव करने वाला ई रैंक का हंटर है ना। इस लड़के की पक्का रीअवेकनिंग हुई है। जिनवू अभी तक 2 खतरनाक हादसों को सर्वाइव कर चुका है, डबल डंजन, डोंगसुक वाला इंसिडेंट और तीसरा कांग ताइशिक का मर्डर केस। तीनों मामलों में बहुत सारे लोगों की जान गई थी, पर जिनवू हर बार अकेले लौटकर वापस आया। यही सही मौका है उसे अपनी टीम में शामिल करने का। पर जब ये दोनों डंजन साइट में पहुंचते हैं तो पियक्कड़ और लंगड़ों को देखकर इन्हें समझ नहीं आता, ये लोग मिशन करने आए हैं या फिर कोई पिकनिक मनाने। इन दोनों को देखकर सोनिक इन्हें कहती है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि हंटर्स के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। हमें माफ कर देना, हंटर्स को देखकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। वो डंजन गेट है ना, क्या एक बच्ची का यहाँ पर रहना सेफ है क्या? एक सेकंड, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत कीजिए, ठीक है ना? मैं भी इस टीम की एक हंटर हूँ। ये दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और आंग अपने मन में कहता है, एक सेकंड, इसका मतलब है कि जिनवू इन्हें बाहर छोड़कर अकेले ही डंजन क्लियर करने चला गया। अगर मेरा अनुमान सही है तो सुनजिन हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब तो इससे मिलना ही होगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुनजिन और जिनहो डंजन क्लियर करके बाहर आते हैं। दरअसल कल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूँ क्या? पर जिनवो, कल भी मैंने कुछ सी रैंक के डंजन्स को बुक करके रखा हुआ है, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं क्या? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पैसे ही बर्बाद होंगे। ठीक है, एक काम करो, 2 दिन के लिए उन डंजन रेट्स को होल्ड पर रखो। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। चलो दोस्तों, अगली लोकेशन पर भी पहुंचना है। पास में ही वो दोनों भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर एस रैंक हंटर चोई को जेजो आइलैंड से रिलेटेड एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जहाँ हम एक घायल लड़की को देखते हैं। तभी चोई की आंखें खुल जाती हैं। वापस से वही डरावना सपना, लगता है समय आ चुका है जेजो आइलैंड पर हमला करने का। यहाँ पर हम जिनवो को देखते हैं, जो कि दिन की आखिरी डंजन रेड को क्लियर करने के बाद घर जाने ही वाला होता है कि तभी आंग और कीचुल इसके सामने आ जाते हैं, जो कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। कॉफी शॉप में बैठकर आंग जिनवो से कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा, हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड दुनिया की सबसे बेहतरीन हंटर टीम है और हम हर दिन टैलेंटेड हंटर्स की तलाश में रहते हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। जिनवू, अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना पैसा दे रही है, मैं तुम्हें उसका डबल देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई स्पेशल कंडीशंस भी हैं, तो उन्हें भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आंग को ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि जिनवू जैसा एक ई रैंक का हंटर इसके इतने अच्छे ऑफर को कभी नहीं ठुकरा पाएगा। एक बात बताओ, व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है? यही कुछ 5000 करोड़ होगा। क्यों, क्या हुआ? तो क्या यही तुम्हारा ऑफर है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 3000 करोड़ की बिल्डिंग ऑफर कर रही है। ये सुनकर आंग शॉक्ड रह जाता है। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे उसका डबल देने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगा कि 5000 करोड़ तुम्हारा ऑफर होगा। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, चाहे तो कंफर्म कर सकते हो। मुझे माफ करना, पर इतना बड़ा ऑफर देने से पहले मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। हाँ, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे यार, मुझे पहले वाले ऑफर के बारे में पता होना
चाहिए था। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुमने मेरी जासूसी तो नहीं की ना? पर जैसे ही आंग इसकी तरफ मुड़ता है, जिन्वो अचानक से ही यहाँ से गायब हो जाता है और तभी आंग के चेहरे के ऊपर एक छोटी सी खरोंच आ जाती है। ये देखकर आंग समझ जाता है कि जिन्वो के पास भी कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटीज हैं। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बिना बताए ही मिलने के लिए आ गया। डंजन मार्केट के फुल होने की वजह से हम अपने न्यू हंटर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे और गिल्ड की पॉलिसी के अनुसार बिना ट्रेनिंग के हम उन्हें डंजन रेट्स में नहीं भेज सकते हैं। मैं तो बस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि कौन है जो इतने सारे डंजन्स खरीद रहा है। उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सबॉर्डिनेट किंचुल। देखो, मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में पता लगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर ही आएगा। वैसे तो मैं इसके बारे में अपने सुपीरियर्स को इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट देने वाला था, पर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं और किंचुल अपना मुंह बंद रखेंगे और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। क्यों, ठीक है ना? मेरी बात मानने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लगता है सी रैंक के डंजन्स को बुक करने से काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे माफ कर देना। हमें कुछ और दिनों के लिए ये सब कुछ करना होगा, लेकिन मैं एक डील करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें 3 सी रैंक के डंजन्स देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने इस ऑफर को ठुकराया तो अपनी टीम के लिए सी रैंक के डंजन्स को खो बैठोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। मैं इन्हें लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कितने में? एक डंजन के लिए 300 मिलियन लगेंगे। क्या 300 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन और इंसेक्ट स्टोन्स मिलेंगे। एटलीस्ट 200 मिलियन तो करो यार। ठीक है, 600 मिलियन और 3 सी रैंक के डंजन्स तुम्हारे हुए। आज रात तक इस अकाउंट में पैसे भेज देना। और हाँ, आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुंह खोलते ही सुनजिन इसे एक हीलिंग पोर्शन पिलाता है, जिससे इसकी चोट ठीक हो जाती है और जिन्वो यहाँ से चला जाता है। ये देखकर आंग किंचुल को कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बंदा मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन जिन्वो को फोन पर बताता है, बॉस, जैसा कि आपने कहा था किसी ने मेरे अकाउंट में 600 मिलियन डाल दिए हैं, पर आपने ये सब कैसे किया? हम तो इन डंजन्स को कैंसिल करने वाले थे ना। ये एक सीक्रेट है। यहाँ पर आंग को पता चलता है कि इनकी ज्यूरिसडिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक के डंजन्स अवेलेबल थे, जो कि सिर्फ 70 मिलियन में सेल हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी 600 मिलियन के 3 सी रैंक के डंजन्स खरीद लिए थे जिन्वो से। यानी कि जिन्वो ने इसे चूना लगा डाला। तभी इसे जिन्वो का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं सुनजिन हूँ और इसी के साथ हमारी चीजें बराबर होती हैं और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। लेकिन आंग इस बात से खुश था कि अब एटलीस्ट इसके पास जिन्वो का नंबर है, यानी कि फ्यूचर में इन दोनों की डील हो सकती है। यहाँ पर जिन्वो जॉब चेंज वाले क्वेस्ट के लिए निकल जाता है और लोगों को खतरे से दूर रखने के लिए और जॉब क्वेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जिन्वो शहर से कोसों दूर एक जंगल में आ जाता है। लेकिन किसको पता कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। जिन्वो को जॉब चेंजिंग क्वेस्ट का नोटिफिकेशन लास्ट रेड में आया था, जब इसका लेवल 40 पर पहुंच चुका था और अब तक जिन्वो को जो भी क्वेस्ट मिले थे वो या तो सीमित समय के लिए थे या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में थे। लेकिन जॉब चेंजिंग क्वेस्ट इसे ऑप्शन और समय दोनों दे रहा था, जिसका मतलब है ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी हो, लेकिन सुनजिन को इतना पता था ये मिशन इसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्वो क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके सामने एक बड़ा सा डंजन खुल जाता है और तभी जिन्वो को याद आता है कि आज इसने अपना डेली क्वेस्ट तो पूरा किया ही नहीं, लेकिन डिसाइड करता है कि वापस आने की बात उसे पूरा कर लेगा और इसी के साथ डंजन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम जिन्हो के घर में देखते हैं, जहाँ अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जिन्हो किसी चीज से बहुत परेशान होता है और तभी जिन्हो का बड़ा भाई जिनसुक यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर डंजन के अंदर जिन्हो को एक भी दुश्मन अभी तक नजर नहीं आया है, जो कि अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात थी। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि आप इस डंजन में एंटर कर चुके हैं। इस जगह में आप किसी भी तरह के पोशन या फिर स्टोर का यूज नहीं कर सकते हैं और चोट लगने पर फुल रिकवरी का यूज भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब जिन्हो को और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। जिन्हो को दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद इन्वेंट्री से अपनी डैगर को बाहर निकाल देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी एक लो लेवल का नाइट इसके सामने आ जाता है। जिन्हो इस पर डैगर से हमला करता है, पर नाइट को एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती है। जिन्हो फेटल स्ट्राइक का यूज करके वापस हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जिन्हो समझ जाता है कि इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल कसाका के शरीर की तरह। यानी कि इसे हराने के लिए जिन्हो को अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा और जिन्हो आसानी से हाथों का यूज करके नाइट को हरा देता है। पर इसे हराने के बाद जिन्हो थोड़ा सा निराश था, क्योंकि इसने अपनी फेटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी को फालतू में यूज कर दिया। लेकिन तभी और भी नाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम जिन्हो को देखते हैं, जो कि इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि ढंग से खाना तक नहीं खा पाता है। और इसके फादर जिनसुक से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारा गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? हाँ, मैंने सुना कि कुछ एस रैंक के हंटर्स ने तुम्हारे ऑफर को ठुकरा दिया। जी पिताजी, ये सच है। ब्लूंगू और चाहिन ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यूरोपियन और मिडिल ईस्ट हंटर से बात कर रहा हूँ डैड। होपफुली वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिनसुंग जिन्हो की सी रैंक के डंजन्स को खरीदने के बारे में बात करता है और इसे वार्निंग देता है कि अगर जिन्हो ये सब कुछ गिल्ड मास्टर बनने के लिए कर रहा है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। काश इन दोनों को जिन्हो की ताकत के बारे में पता होता। यहाँ पर जिन्हो सभी नाइट्स को हरा देता है, लेकिन इन सब के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और आराम करना चाहता है। लेकिन तभी एक निंजा स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके जिन्हो को मारने की कोशिश करता है, पर जिन्हो इसे हरा देता है और इसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए लाइट से हमला करने वाला एक विज़र्ड भी यहाँ पर पहुंच जाता है। कसाका जैसा आर्मर, कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटीज और क्यूआन जैसा लाइट मैजिक। इन मॉन्स्टर्स को देखकर जिन्हो को ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने पुराने दुश्मनों से वापस से लड़ रहा है और ये क्वेस्ट इसकी सोच से बहुत ज्यादा ही खतरनाक निकलता है। हर एक मॉन्स्टर की अलग अलग कमजोरियां होती हैं। नाइट्स को हराने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, निंजा को ढूंढने के लिए परसेप्शन
एबिलिटीज का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और आर्चर्स को हराने के लिए तेजी होनी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है ये विज़र्ड, क्योंकि इसे हराने के लिए जिन्वू को इंटेलेक्ट या फिर सिंपल भाषा में कहें तो मैजिकल पावर्स की जरूरत पड़ेगी, जिस पर इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। जिन्वू को अपनी स्किल्स को बचा कर रखना है, पर अब इसकी थकान बढ़ने लगी थी और अब जिन्वू को जितना जल्दी हो सके इसे हराना होगा। यहाँ पर हम हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं, जहाँ पर एस रैंक हंटर चोई बाकियों के साथ मिलकर जेजो आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। चोई हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को कॉल करता है और इस मिशन के अप्रूवल के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करता है। और जेजो आइलैंड पर ये इनकी तीसरी फाइट होने वाली है, लेकिन इस बार इनका मिशन जेजो आइलैंड पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि खतरों का बस अनुमान लगाना है। एस रैंक हंटर्स जेजो आइलैंड पर हमला करके देखना चाहते हैं कि दुश्मन किस हद तक काउंटर अटैक करने वाले हैं। बहुत से लोग इस मिशन के लिए चेयरमैन और हंटर्स को क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं, लेकिन इन सब के लिए तैयार हैं, क्योंकि चोई के लिए जेजो आइलैंड की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई है। यहाँ पर जिन्वू फाइनली उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिसके बाद इसे आर्मर्स और 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। जिन्वू ने आज से पहले इसे कभी ट्राई नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और कुछ आर्मर्स को सिलेक्ट करता है। इन आर्मर्स की खासियत ये थी कि नजर नहीं आते हैं और इन्हें पहनकर मूवमेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। जिन्वू अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, यानी कि अब ये अगली स्टेज की तरफ बढ़ सकता है। जिन्वू की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आ जाता है, जिसके पीछे क्या है इसके बारे में इसे कोई भी अंदाजा नहीं है। दरवाजा खोलते ही जिन्वू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समझ जाता है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। कमरे के अंदर इसे एक खाली सिंहासन नजर आता है और साइड से चल कर आता है एक लाल आर्मर पहना हुआ एक बीस्ट, जो कि इस थ्रोन की रक्षा कर रहा है। इस नाइट का नाम है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। इसका ऑरा देखकर सुनजिन को उस डबल डंजन वाले स्टैचू की याद आ जाती है। ऊपर से इसका नाम भी रेड से लिखा गया था, नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, यानी कि ये सुनजिन का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन रहने वाला है। जिन्वू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इग्रिस पलक झपकाते ही जिन्वू के पास आकर अपनी स्वॉर्ड से इस पर हमला करने की कोशिश करता है। जिन्वू इसे एक बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार जिन्वू को दूर फेंक देता है। जैसे ही जिन्वू उठता है, इग्रिस की स्वॉर्ड ऑलरेडी इसके मुंह के पास आ चुकी थी। जिन्वू को सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता है। काउंटर अटैक में जिन्वू टैगर से हमला करने की कोशिश करता है, पर इग्रिस के आर्मर के आगे ये कुछ भी काम नहीं करता है और जिन्वू को एक लात मार कर दूर फेंक देता है। और अगर जिन्वू को अब ये लड़ाई जीतनी है तो अब इसे डैगर के बजाय अपने हाथों का यूज करना होगा। ये देखकर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस जिन्वू का कॉलर पकड़ लेता है और इसे जमीन में गाड़ देता है और इसे पंचिंग बैग बनाकर दीवार के अगेंस्ट मुक्के मारने लगता है। जिन्वू ने अभी आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से इसके हाथ बच गए थे, वरना अभी तक तो इसके हाथों का कचुम्बर बन चुका होता। जिन्वू अपने मन में सोचता है कि अगर ये इस मॉन्स्टर को अपनी ताकत से नहीं हरा सकता तो अपनी स्पीड का यूज करके हरा सकता है। डैश एबिलिटी का यूज करके जिन्वू इस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इग्रिस इसके सभी हमलों को रोक देता है। बहुत सारी कोशिशों के बाद जिन्वू फाइनली इसे एक लात मारने में कामयाब हो जाता है, पर ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इग्रिस जिन्वू को हवा में ही लेफ्ट राइट इधर उधर से पंचेस मारने शुरू कर देता है। हाथ पकड़कर इसे हवा में उछालना शुरू कर देता है और तो और दीवार से इसका मुंह रगड़कर थ्रोन के ऊपर फेंक देता है। इग्रिस जिन्वू को बुरी तरह से मारता है, पर जिन्वू भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मजाक थोड़ी है भाई, ऐसे कैसे। इग्रिस की तलवार को फेंककर जिन्वू अपने डैगर का यूज करके इसकी एक आंख को फोड़ देता है। इसके बाद इसे घसीटते हुए दीवार पर मारता है और अपने डैगर को वापस बुलाकर अपनी पूरी ताकत से इसके गले पर एक फिनिशिंग ब्लो देता है और इग्रिस मर जाता है। तभी नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। पर इस बार इसकी जीत किस्मत के सहारे हुई है। ताकत और एक्सपीरियंस में इग्रिस जिन्वू से बहुत ज्यादा बेहतर था। इग्रिस को हराते ही जिन्वू को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 15 लाख गोल्ड कॉइंस, इग्रिस का हेलमेट, रूलर्स हैंड नाम का एक रून स्टोन और एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। और इग्रिस का हेलमेट पहनते ही जिन्वू की स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी 20% तक बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ इस पर होने वाले फिजिकल डैमेज भी कम हो जाते हैं। लेकिन जिन्वू को ये बात समझ में नहीं आती है कि अब इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन देने का क्या फायदा है, क्योंकि इसने तो अब इसे हरा दिया है, जिसका मतलब है कि जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है। और तभी इसके सामने बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अब शुरू होता है। एडवांसमेंट पॉइंट्स को कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा देर तक सर्वाइव करने की कोशिश कीजिए, जिसके बाद आप एक हायर क्लास के लिए असाइन भी हो सकते हैं। टाइमर के शुरू होते ही पोर्टल में से बहुत सारे नाइट्स निकलने लगते हैं, जो कि जिन्वू पर हमला कर देते हैं। जिन्वू उन सभी पर हमला करता है, पर पोर्टल में से और भी ज्यादा नाइट्स आने लगते हैं। शायद क्वेस्ट इस बात पर है कि मैं कितनी देर तक इस कमरे में रह सकता हूँ। जिसके बाद जिन्वू स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके गायब हो जाता है और स्टेल्थ एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए 200 माना पॉइंट्स लगते हैं और हर सेकंड यूज करने के लिए 1 माना पॉइंट, यानी कि अब इसके पास सिर्फ 190 माना पॉइंट्स बचे हुए हैं, जो कि इसे एटलीस्ट 2 मिनट तक गायब करके रख सकते हैं। लेकिन तभी एक विज़र्ड अपने मैजिक का यूज करके जिन्वू की स्टेल्थ एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि अब इसके पास लड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है और अब जिन्वू लड़ते लड़ते थक जाता है। इसलिए टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी एक नाइट जिन्वू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टोन नीचे गिर जाता है और बहुत सारे नाइट्स इसे घेर लेते हैं। और अब जिन्वू क्या करेगा? जिन्वू उन सभी नाइट से लड़ना शुरू कर देता है और अब ना ही स्टेल्थ एबिलिटी का यूज कर सकता है और ना ही मर्डरस इंटेंट का। ऊपर से अब इसके पास ज्यादा स्टेमिना भी नहीं बचा है। लेकिन जिन्वू इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, क्योंकि कमजोर होने की फीलिंग सिर्फ उसे ही पता है और इतने ज्यादा हार्ड आर्मर को हाथ से मारने की वजह से जिन्वू के नकल्स फट जाते हैं और अब धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं।
ओए तो जानता है ये पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर है। जिन बेटा बस करो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं जिन्वू, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम्हें वही सब कुछ मिल रहा है जो कि तुम डिजर्व करते हो। क्यों फालतू में खुद को खतरे में डालते हो? हाँ, तुम एक ई रैंक के हंटर थे जिन्वू, लेकिन देखो अब तुम कितने आगे आ चुके हो। इतना काफी होना चाहिए ना, है ना जिन्वू? कहना पड़ेगा, मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तुम कितना आगे आ चुके हो। लंबी हाइट और इतनी खतरनाक बॉडी। हाँ, दिखने में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हो, लेकिन अंदर से तुम अब भी कमजोर हो। और अब लगता है कि मैं वापस से मरने वाला हूँ। हाँ सुंग जिन्वू, एक ई रैंक का हंटर, यही तुम्हारी सच्चाई है, जो कि अपनी औकात भूल गया। और तभी एक नाइट जिन्वू के मुंह को पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ देता है और जिन्वू का बहुत सारा खून बह जाता है। यही होता है जिन्वू, जब तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम रेडी हो चुके हो, अपनी मौत का कारण तुम खुद बनने वाले हो। जिन्वू को भी अब अपनी मौत का एहसास होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा इसके साथ डबल डंजन में हुआ था। लेकिन तभी जिन्वू को डेली क्वेस्ट पूरा ना करने का नोटिफिकेशन आता है, यानी कि अभी उस सेंटीपीड से लड़ने के लिए पेनाल्टी जोन में जाने वाला है। शायद किस्मत आज जिन्वू के साथ है। जिन्वू ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट ना करने पर उसकी जान बच जाएगी। जिन्वू स्टोर में जाकर अपनी थकान को मिटाने के लिए कुछ पोर्शंस को पी लेता है, लेकिन जब हीलिंग पोर्शन को पीता है अपनी चोट को ठीक करने के लिए, तो सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर का हिट पॉइंट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हीलिंग पोर्शन अभी काम नहीं कर सकता है। यानी कि जिन्वू के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हुए हैं, या तो नेचुरली हील होने का इंतजार करना, या फिर लेवल बढ़ाकर अपनी हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना। और तभी इसके सामने बहुत सारे जाइंट डेजर्ट सेंटीपीड्स आ जाते हैं, यानी कि अब समय आ चुका है लेवल अप करने का। अगर जिन्वू इसे सर्वाइव कर गया तो वापस से अपनी जॉब चेंजिंग क्वेस्ट में लौट सकता है। और अब ताकतवर बनने के लिए जिन्वू किसी भी दर्द को सहन करने के लिए तैयार है और इन सभी जाइंट सेंटीपीड से भिड़ जाता है और एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं, जो कि जिंचुल से जेजो आइलैंड की तीसरी रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल मैं भी उन सभी हंटर्स के साथ दूसरी रेड में जाना चाहता था, पर मेरा शरीर पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं जा पाया। उस रेड में बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और जो बच गए वो आज भी उस डर को भुला नहीं पाए। लेकिन उन्हें किसी भी हालत में इस डर से उभरना ही होगा, वरना सभी का अंत निश्चित है। यहाँ पर एस रैंक हंटर्स जेजो आइलैंड की सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अंदर घुसने ही वाले हैं और चाहिन के लिए ये इसकी जेजो आइलैंड की पहली रेड है, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देने वाली है, क्योंकि इसे पता है कि गिल्ड मास्टर चोई और सभी एस रैंक के हंटर्स इस रेड को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। और तभी अचानक से पायलट को पानी के ऊपर बहुत सारे माना सोर्सेज के सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम जिन्वू को देखते हैं, जिसने फाइनली सभी सेंटीपीड्स को हरा दिया है और अपने लेवल को बढ़ा लिया है, लेकिन अभी भी इसके पास 10 मिनट बचे हैं, इसलिए अंदर जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जिन्वू शॉप में जाकर एक नाइट किलर सोर्ड को खरीद लेता है, जिसका यूज करके ये आर्मर्स वाले नाइट्स के ऊपर 25% से ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है। और इसके बाद उसी रूलर्स हैंड नाम के उसी स्टोन को तोड़कर एक नई स्किल को एक्वायर कर लेता है, जिससे कि जिन्वू किसी भी चीज को बिना छुए कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इग्रिस ने अपनी तलवार के साथ किया था। जिन्वू उस मरे हुए सेंटीपीड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी के लेवल के हिसाब से ये सेंटीपीड अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। और अब 4 घंटे ओवर होने के बाद जिन्वू वापस से जॉब चेंजिंग क्वेस्ट में पहुंच जाता है और अपनी नाइट किलिंग सोर्ड का यूज करके जिन्वू चुटकियों में सभी नाइट्स को खत्म कर देता है। लेकिन इसे एहसास हो जाता है कि इन नाइट्स के नंबर कम हो ही नहीं रहे हैं, ये नाइट्स आते ही जा रहे हैं। और तभी इसे एक विजर्ड नजर आता है, जो कि मैजिक का यूज करके नए नए पोर्टल्स को खोल रहा है, जिसमें से नाइट्स आते जा रहे हैं। जिन्वू कूद पर अपने ब्लेड से इस पर हमला करता है और विजर्ड के मरते ही ये सारे नाइट्स अपने आप ही मर जाते हैं। यानी कि अब अगर जिन्वू को इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले सभी विजर्ड्स को हराना होगा और धीरे धीरे करके सभी विजर्ड्स को मारना शुरू कर देता है। अब सिर्फ 3 विजर्ड्स रह जाते हैं और बचे हुए वो तीनों विजर्ड्स मिलकर एक बहुत बड़े जायंट गोलम को तैयार कर देते हैं, जो कि जिन्वू पर हमला कर देता है। पर इससे जिन्वू का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब इसके सामने और भी कम दुश्मन बचे हैं। डैश एबिलिटी का यूज करके जिन्वू तीनों विजर्ड्स को एक साथ मार देता है, लेकिन उन विजर्ड्स के मरने के बावजूद भी ये गोलम गायब नहीं होता है, जिसके बाद जिन्वू अपनी पूरी जान लगाकर उससे भी हरा देता है। और अब 4 घंटे और 30 मिनट सर्वाइव करने के बाद जिन्वू की जॉब चेंजिंग क्वेस्ट फाइनली कंप्लीट हो जाती है। सिस्टम जिन्वू की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि अब प्लेयर जहाँ पर भी जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगी, चाहे प्लेयर अब कोई भी रास्ता चूज करे, उसके पीछे खून और लाश का भंडार होगा। इसके अलावा प्लेयर को ताकत की भूख है और बिना किसी और की हेल्प लिए अपना एक वजूद बनाया है, और प्लेयर की ताकत की इसी भूख की वजह से अब वैली ऑफ डेथ के गोश्ट्स को यहाँ पर बुलाती है। शैडो आर्मी के बुलाए हुए गोश्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेयर की बात मानेंगे और आपकी जॉब है नेक्रोमेंसर। ये देखकर जिन्वू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नेक्रोमेंसर्स एक मैजिक टाइप के हंटर्स होते हैं, जो कि मुर्दों को समन करके उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। और जिन्वू तो एक असैसिन टाइप का हंटर है, जो कि क्लोज रेंज कॉम्बैट में अच्छा है। इसमें इंटेलेक्ट या फिर मैजिकल पावर्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अगर इसने नेक्रोमेंसर को चूज कर लिया तो इसके सारे स्टैट्स रीसेट हो जाएंगे, इसलिए इस ऑफर को ठुकरा देता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है, क्या आप अब भी इस ऑफर को मना करना चाहते हैं? ये देखकर जिन्वू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और नेक्रोमेंसर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझने के लिए एक एग्जांपल चाहिए था। और तभी इन्हें इन विजर्ड्स का ख्याल आता है। विजर्ड्स भी अपने समनिंग मैजिक का यूज करके इन सभी नाइट्स को यहाँ पर समन कर रहे थे, जो कि देखा जाए तो एक नेक्रोमेंसर की जैसा ही है। ऊपर से सुनजिन इन विजर्ड्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है, और अगर उसके स्टैट्स की तरह इन क्लासेस का भी लेवल बढ़ता रहता है तो टाइम के साथ वापस से अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, जिससे कि इसकी शैडो आर्मी भी
और ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। और इसी के साथ जिन्वू नेक्रोमेंसर बनने की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सिस्टम एडवांसमेंट पॉइंट्स के हिसाब से जिन्वू को एक हायर क्लास दे देती है और बोनस पॉइंट हासिल करने की वजह से जिन्वू नेक्रोमेंसर से अपग्रेड होकर एक शैडो मोनार्च बन जाता है। जिन्वू को नाइट्स के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, मानो कि जैसे ये लोग दर्द में हो। तभी नोटिफिकेशन आती है कि शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको एक कमांड वर्ड देना होगा, राइज। और देखते ही देखते जिन्वू के सामने शैडो नाइट्स की एक फौज खड़ी हो जाती है। शैडो एक्सट्रैक्शन की वजह से जिन्वू मरे हुए लोगों की माना को बुलाकर उसे अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर सकता है और शैडो स्टोरेज से जिन्वू उन सभी को जब चाहे तब बुला सकता है। लेकिन इसे अब एक चीज का ध्यान रखना होगा, टारगेट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकता है। इसके बाद जिन्वू इग्निस के पास जाता है और देखता है कि इसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल लिखा रहा है, लेकिन इसके लिए इसे अपने 30 शैडो नाइट्स में से 11 को छोड़ना होगा। और ऐसा करने के बाद जिन्वू इग्निस से कहता है, ब्लड रेड कमांडर इग्निस, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, राइज। लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और अब जिन्वू के पास 3 में से सिर्फ 2 चांसेस बचे हुए हैं, ब्लड रेड कमांडर इग्निस, राइज। पर शैडो एक्सट्रैक्शन फिर से फेल हो जाता है। अब इसके पास सिर्फ एक और मौका बचा हुआ है। क्या तुम अपने राजा के लौटने का इंतजार कर रहे हो? वो राजा जो कि पता नहीं जिंदा है या नहीं। ब्लड रेड कमांडर इग्निस, तुम एक वॉरियर हो, दुश्मनों को मारना ही तुम्हारी जिंदगी का इकलौता मकसद होना चाहिए। क्या तुम हमेशा के लिए इस जगह पर सड़ना चाहते हो क्या? खाली सिंहासन की रक्षा करने की बजाय अपने सामने जिंदा खड़े इस इंसान की रक्षा करो। ब्लड रेड कमांडर इग्निस, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, राइज। और इस बार फाइनली शैडो एक्सट्रैक्शन पूरा हो जाता है और जिन्वू इसे नाम देता है इग्निस, लेवल 7 का एक शैडो नाइट। बाकी नाइट्स के साथ मिलकर इग्निस अपने नए राजा जिन्वू के सामने झुकता है और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज सोलो लेवलिंग का सीजन 1 आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इसके सीजन 2 की वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।